प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए, उनके लिए प्रोटीन कितना एडिक्वेट रहेगा? प्रेगनेंसी में थोड़ा वो बढ़ जाएगा, वो 0.8 की जगह पर 1 ग्राम हो जाएगा, बट ये शुरुआत में इनिशियल फेज ऑफ द प्रेगनेंसी में है। जैसे जैसे आप सेकेंड ट्राइमेस्टर में जाओगे तो ये थोड़ा सा और इंक्रीज हो जाएगा। दिस विल बी समवेयर बिटवीन 1.1 और 1.2 ग्राम्स ऑफ पर केजी ऑफ देयर बॉडी वेट। हेल्दी ब्रेकफास्ट या लो ब्रेकफास्ट कौन सा इंपॉर्टेंट है हमारी हेल्थ के लिए? मॉर्निंग वर्कआउट करते हैं, अब वो वर्कआउट करने के बाद उनको डेफिनेटली भूख लगेगी और उनको अच्छा हैवी मील चाहिए होगा, वर्सेस वो लोग जिनका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है। अब अगर हम बात करें बेली फैट को कम करने की, तो हमें इसको ओवरऑल फैट लॉस के लेंस से ही देखना होगा। घी कॉफ़ी बेटर है, नॉर्मल कॉफ़ी बेटर है? कॉफ़ी अपने आप में एक बहुत हेल्दी बेवरेज है, इसमें अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, पर जब हम उसके अंदर घी भी ऐड कर देते हैं तो ऑफकोर्स हमें घी की गुडनेस भी मिल जाती है, वो हमें हेल्दी फैट्स मिल जाते हैं। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? इस पॉडकास्ट की सीरीज़ में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट अंशिका। तो दोस्तों, आज का ये पॉडकास्ट कैसे अलग होने वाला है, क्योंकि हर पॉडकास्ट में कुछ अलग आपके लिए लेकर आते हैं। बहुत सोचा कि आप ऐसा करते हैं कि हेल्थ के बारे में बात कर लेते हैं, और हेल्थ के बारे में जब हम बात करते हैं तो इनके शॉर्ट्स आपने बहुत ज़्यादा देखे होंगे। इंस्टाग्राम ले लें या यूट्यूब ले लें, सब जगह अच्छाई रहती हैं। बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, गुंजन जी को आज हम आपके सामने लेकर आए हैं। गुंजन शॉर्ट्स के नाम से इनका यूट्यूब चैनल आप लोगों ने ज़रूर सब्सक्राइब किया होगा, मुझे तो पता है, क्योंकि हेल्दी हम सभी रहना चाहते हैं। तो उनसे अब बहुत सारे आपके सवाल भी थे, हमारे भी सवाल थे। अब क्या करें, कैसे पूछें, तो सोचा उनको बुला ही लेते हैं अपने इस पॉडकास्ट में, और उनसे बहुत बात की तो जाकर के अब उनका यहाँ पर आना हुआ, और अब उनसे बहुत कुछ पूछने वाले हैं। आपके सवालों के जवाब तो लेंगे ही, अपनी क्वेरीज के भी सवालों के जवाब हम उनसे देने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं पॉडकास्ट की, उनका स्वागत करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग मैम एंड वेलकम। थैंक यू अंशिका जी, थैंक यू मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए, बहुत ही अच्छा लग रहा है। एंड कोशिश करते हैं कि आज हम हेल्थ से रिलेटेड जितनी बातों को डिस्कस कर सकें, जितने मिथ्स को ब्रेक कर सकें, विल ट्राई आवर बेस्ट। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पहले तो मुझे बस आपसे ये पूछना है कि अभी तक आप पॉडकास्ट ले रहे थे, अभी आप पॉडकास्ट दे रहे हो, कैसा लग रहा है? अदर साइड ऑफ द टेबल। आई थिंक दोनों अपने अपने में एक डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हैं। Okay. जो पॉडकास्ट लेने वाला होता है उसके माइंड में बहुत सारी क्यूरियोसिटीज़ होती हैं, बहुत सारे सवाल होते हैं, और लगता है कि चलो देखते हैं आज हमारे कौन कौन से क्वेश्चंस के आंसर्स होने वाले हैं, और उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट मैं फील कर रही हूँ आज। मैं आपसे सबसे पहले तो ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को आपकी जर्नी के बारे में पता है, फ़ैट लॉस के बारे में आपने बहुत अच्छे से बताया है, और आपकी जर्नी भी बहुत ही इंस्पायरिंग रही है। आप अभी अपना डे कैसे स्टार्ट करते हैं, क्या खाते हैं, कैसे अपना डे प्लान करते हैं? ओके, सो मैं एक्चुअली डे की शुरुआत कैसे करती हूँ ये डिपेंड करता है एक रात पहले ही। ओके। तो जो मतलब मैं कहूँगी कि मेरी लाइफ की ये ब्लेसिंग है, या फिर मुझे लगता है कि मैं बहुत लकी हूँ कि मैं अपने फ़ोन में अब मैंने अलार्म लगाना बंद कर दिया है। बिकॉज मैं चाहती हूँ नेचुरली जब मेरी नींद पूरी हो तभी मैं उठूँ, ना कि मैं किसी अलार्म की आवाज़ से उठूँ। तो आई थिंक इट स्टार्ट्स फ्रॉम द हैविंग द प्रॉपर स्लीप, क्योंकि अगर नींद पूरी होती है तो अगला दिन भी अच्छा जाता है। तो जब अपने आप नेचुरली मेरी नींद खुलती है, और किस्मत से अभी मेरे घर के सामने कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो कंस्ट्रक्शन साइट वाले सुबह सुबह आके वैसे ही उठा देते हैं। उसके बाद मैं सोने से पहले अपने बेड साइड पे पानी की बॉटल रख के सोती हूँ। वो मेरा फिक्स है। तो सुबह उठते ही सबसे पहले मैं उठ के आराम से थोड़ी देर बैठती हूँ और पानी की बॉटल से पानी लेती हूँ, धीरे धीरे उसको सिप करती हूँ, कोई रश में नहीं कि हाँ फटाफट से पानी पीना और भागना है। तो वो 5 मिनट 10 मिनट शांति से पानी सिप करते हुए इस तरह से मैं अपना दिन शुरू करती हूँ। वंडरफुल, ये हमें करना चाहिए। सब लोग सुनते हैं, बोलते भी हैं कि सुबह उठो तो सबसे पहले पानी आपको पीना चाहिए, लेकिन भाग दौड़ में हम तो भूल जाते हैं। पूरा दिन तो भाग दौड़ है ही, तो सुबह के कम से कम वो 5 मिनट 10 मिनट अगर हम अपने लिए रख लें तो पूरा दिन बहुत अच्छा जाता है। जब मैम बात अब मॉर्निंग से हो रही है, जब आपने अपना रूटीन स्टार्ट कर ही दिया है, तो अब मैं व्यूअर्स के लिए भी पूछता हूँ। मोस्टली क्या होता है, लोगों को ये नहीं अभी तक ढंग से पता कि सुबह जब वो ब्रेकफास्ट कर रहे हैं वो उन्हें हेल्दी करना चाहिए या लाइट करना चाहिए, क्योंकि लोगों के अंदर बहुत कन्फ्यूजन रहती है। कोई कहता है कि यार मैं सिर्फ जूस पीता हूँ, बाकी मैं लंच हैवी करता हूँ। कुछ होता है कि मैं यार पराठे खा रहा हूँ, प्रॉपर ब्रेकफास्ट में हैवी लेता हूँ, लंच मिले ना मिले फिर रात को खाऊंगा। तो हेल्दी ब्रेकफास्ट या
लो ब्रेकफास्ट कौन सा इंपॉर्टेंट है हमारी हेल्थ के लिए? आमिर, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये बहुत डिबेटेबल क्वेश्चन है। सब लोग आधे लोग को लगता है कि ब्रेकफास्ट बहुत ज़रूरी है, हैवी होना चाहिए। कुछ लोगों को लगता है कि लाइट मील से स्टार्ट करो। तो ये एक्चुअली डिपेंड करता है, जैसे वन साइज डज नॉट फिट ऑल वाला केस है ये। 3 चीज़ों पे मैं कहूँगी ये डिपेंड करता है। सबसे पहले आपकी लाइफस्टाइल कैसा है और आपको एनर्जी की नीड कितनी है। कुछ लोगों का वर्किंग प्रोफाइल ऐसा है कि बहुत फिजिकली उनको एक्टिव रहना होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि कुछ लोग जो मॉर्निंग वर्कआउट करते हैं, अब वो वर्कआउट करने के बाद उनको डेफिनेटली भूख लगेगी और उनको अच्छा हैवी मील चाहिए होगा। वर्सेस वो लोग जिनका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, जिन्होंने घर पे रहना है या फिर वर्क फ्रॉम होम है या बहुत ज़्यादा फिजिकली उनको एक्टिव नहीं रहना, तो उनके लिए मॉडरेट टू लाइट ब्रेकफास्ट भी सही है। दूसरा, ये डिपेंड करेगा हमारे डाइजेशन पे, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कितना स्ट्रॉन्ग है। कुछ लोगों को अच्छा मील चाहिए होता है, वो पराठे खा के ही तसल्ली मिलती है, राइट? मज़ा ही तभी आता है। वो ब्रेकफास्ट एक वो होता है ना, ब्रेकफास्ट लाइक किंग उनको करना होता है। कुछ लोगों के केस में ऐसा नहीं होता, उनका डाइजेशन थोड़ा वीक होता है या स्लो होता है, उनको ओट्स, दलिया, इस तरह का ब्रेकफास्ट ज़्यादा सूट करता है। तो हमें अपनी डाइजेशन का भी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। एंड थर्ड, आई विल ऑलवेज से इट्स अ पर्सनल चॉइस, इट्स पर्सनल प्रेफरेंस। अगर किसी को सुबह उठ के भूख नहीं लगती, उसका खाने की इच्छा नहीं है, तो ज़बरदस्ती क्यों खाना? तो जब आपको भूख लगती है आप तब खाओ। आप आराम से पानी से शुरुआत करो, फिर आप फ्रूट्स खाओ। आपको 11-12 बजे के करीब अगर भूख लगती है तो आप तब अपना पहला मील ले लो, क्योंकि ब्रेकफास्ट का मतलब है रात भर के लंबे फास्ट को ब्रेक करना। उसका मतलब ये नहीं है कि सुबह 8 ही बजे खाना। तो आप जब भी अपना पहला मील लेना चाहते हो, आप अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग लो। गुंजन जी, मुझे आपसे ये भी पूछना है कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ आजकल कह रहे हैं कि वो घी कॉफ़ी लेते हैं। ओके। तो बहुत ट्रेंड कर रहा है, इसको थोड़ा सा बताइए, क्या बेटर है? घी कॉफ़ी बेटर है, नॉर्मल कॉफ़ी बेटर है, और आप क्या देती हैं? तो घी कॉफ़ी अभी काफ़ी ट्रेंड में है पिछले कुछ टाइम से। इसको बुलेट कॉफ़ी भी कहते हैं। तो ये दोनों डिफरेंट कैसे हैं? मतलब कॉफ़ी अपने आप में एक बहुत हेल्दी बेवरेज है, इसमें अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, पर जब हम उसके अंदर घी भी ऐड कर देते हैं तो ऑफ कोर्स हमें घी की गुडनेस भी मिल जाती है, वो हमें हेल्दी फैट्स मिल जाते हैं। अगर मैं प्रिसाइजली बताऊं कि किस तरह से ये डिफरेंट हैं, तो घी को ऐड करने से वो ज़्यादा डाइजेशन में भी हेल्प करती हैं, क्योंकि हेल्दी फैट्स डाइजेशन में हेल्प करते हैं। दूसरा, सेटाइटी भी बढ़ती है, मतलब हमारे को फुलनेस ज़्यादा फील होती है। घी वाली कॉफ़ी अगर कोई मॉर्निंग कॉफ़ी में घी डाल के ले रहे हैं, पहली बात तो ये ब्लैक कॉफ़ी में ही डलता है, ओके। तो वो ज़्यादा फिलिंग हो जाती है, तो आपको भूख नहीं लगती ज़्यादा देर तक। और तीसरा जो सबसे बड़ा फ़ायदा है घी वाली यानी कि बुलेट कॉफ़ी का, वो ये है कि आपको सस्टेन्ड तरीके से एनर्जी देती है। आपने नोटिस किया होगा कि जब हम कॉफ़ी पीते हैं तो एकदम से स्पाइक ऑफ एनर्जी आता है, मगर वो उतनी ही जल्दी फिर नीचे डाउन भी जाता है। फिर हम फील करते हैं, जब हम कहते हैं ना कि असर ख़त्म हो गया चाय का, कॉफ़ी का, तो वही होता है। बट जब हम घी वाली यानी कि बुलेट कॉफ़ी लेते हैं तो वो हमें घी की वजह से धीरे 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 सस्टेन्ड एनर्जी मिलती है, हम ज़्यादा देर तक उस किक को फील कर पाते हैं। ओके, तो इस वजह से भी घी कॉफ़ी एक अच्छा ऑप्शन। हाँ, एक अच्छा ऑप्शन है, अगर कोई लेना चाहे तो उसको ज़रूर ले सकता है। मैम, वेट गेन के बारे में बात करते हैं थोड़ी सी ना। आज की डेट में वेट गेन करना हर कोई चाहता है, बट वेट गेन करने के साथ लोगों से गलतियां क्या होती हैं उन्हें नहीं पता। वो कुछ भी खाना शुरू कर देते कि मेरा वेट गेन हो जाए, और उससे क्या होता है, मोटे होने लग जाते हैं। ये प्रॉब्लम अगर हम देखें तो लड़कों के साथ भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, लड़कियों के साथ भी है। कुछ लड़कियां, उन्हें लगता है कि मेरा वेट बहुत कम है तो थोड़ा सा गेन हो जाए, बट वो फैट होने लगता है। लड़के मोटे हो जाते हैं, पेट बाहर आने लग जाता है। तो ये इसको कैसे मेंटेन करके रखें कि प्रॉपर वेट गेन हो बट हमारा फैट ना बढ़े? ये आपने बहुत सही कहा कि वेट गेन करने लगते हैं मगर फैट गेन हो जाता है, क्योंकि ये एक कॉमन मिसकंसेप्शन है कि वेट बढ़ाना है तो मतलब बस खाना शुरू कर दो, कुछ भी खाना शुरू कर दो, ज़्यादा खाना शुरू कर दो। और एक्चुअली मतलब हम देखें तो अगर किसी बच्चे का वेट कम है तो उसके पेरेंट्स भी ऐसे बोलते हैं ज़्यादा खाया कर, तो हम पूरा का पूरा फोकस सिर्फ खाने पे कर देते हैं। हम ये नहीं समझते कि वेट बढ़ क्यों नहीं रहा और किस तरह का वेट हमें बढ़ाना है। हमें मसल्स बिल्ड करनी है, हमें हेल्दी होना है, और उसके पीछे रीज़न क्या है, क्यों नहीं बढ़ रहा वेट। अब इसके बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। सबसे कॉमन रीज़न होता है डाइट ही कम है। अगर मैं कैलोरी सरप्लस नहीं कर रही हूँ, यानी कि मैं कैलोरी सफिशिएंट नहीं ले रही हूँ, मैं अपने खाने को अंडर एस्टिमेट कर रही हूँ, मुझे लग रहा है मैं खा तो रही हूँ मगर मेरा खाना मेरी बॉडी की रिक्वायरमेंट से कम है,
तो मेरा वेट पुट ऑन नहीं होगा। ओके। दूसरा रीज़न हो सकता है कि मैं खा तो पूरा रही हूँ पर मेरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है या जो मेरा मेटाबॉलिज्म है वो नेचुरली बहुत फास्ट है। कुछ लोगों का जेनेटिकली फास्ट होता है। हम कहते हैं ना ये तो कुछ भी खाता है इसको लगता नहीं है, ये तो इतना कुछ खा लेता है, मैं तो एक रोटी खा के भी मैं पुट ऑन कर लेती हूँ। तो ये रीज़न है उनका जेनेटिकली डाइजेस्टिव सिस्टम, दे आर ब्लेस्ड विद अ वेरी गुड डाइजेस्टिव सिस्टम। तो उस केस में आपका डाइजेस्टिव सिस्टम फास्ट है, तेज़ है, तो आपको उसके हिसाब से कैलोरीज लेनी होंगी। तीसरा हो सकता है कि आपकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, आप इतना एक्टिव रहते हो या आप उसको इतना बर्न कर लेते हो कि जितना आप खा रहे हो उससे ज़्यादा आप बर्न कर रहे हो, आप जिम में निकाल रहे हो, आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट और ज़्यादा है, राइट। इन तीनों के अलावा और भी रीजंस होते हैं, जैसे कि कुछ साइकोलॉजिकल रीजंस होते हैं या लाइफस्टाइल रिलेटेड रीजंस होते हैं, जैसे कि कोई स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेता है या एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा लेता है तो हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल नाम का एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है। वो कॉर्टिसोल हार्मोन हमारे डाइजेशन को इतना ज़्यादा स्पीड कर देता है, बढ़ा देता है कि हम जो भी खाते हैं वो बहुत तेज़ी से डाइजेस्ट होता है, तो फिर वो खाना हमें लगता नहीं है जो हम कहते हैं। तो वो स्ट्रेस को रिड्यूस करना, पूरी अच्छे से नींद लेना ताकि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से वर्क करे। हार्मोनल इश्यूज भी हो सकते हैं अगर किसी के, जैसे हाइपोथायरॉयड के केस में जो आपका वेट है वो नहीं बढ़ता, आपका वेट रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। अगेन पूरा हार्मोन्स का गेम है कि आपकी डाइजेशन बहुत फास्ट हो जाती है, जो आपकी बॉडी है वो न्यूट्रिएंट्स को अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, तो आपके हार्मोन्स, डायबिटीज़ में भी कुछ लोगों का वेट बहुत बढ़ता है तो कुछ लोगों का वेट बहुत घटता है। तो ये रूट कॉज क्या है? अगर थायराइड है, डायबिटीज़ है, हार्मोन इम्बैलेंस है, तो उसको फिक्स करना होगा। एंड लास्टली अगर कोई बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करता है या बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेता है तो उसके केस में भी आपकी डाइजेशन डिस्टर्ब होती है। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं जिन वजह से आपका वेट जो है वो मैनेज नहीं रह पाता। कईयों के केस में एक्सट्रीम बढ़ जाता है, कईयों के केस में एक्सट्रीम घट जाता है। तो मैं यही कहूँगी कि आप सबसे पहले ये समझो कि आपका वेट बढ़ क्यों नहीं रहा, उस रूट कॉज को पकड़ो, उसको फिक्स करो और फिर उसके बाद आप देखोगे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। गुंजन जी, आजकल ना सब लोग बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं अपने बेली फैट को लेकर के, जैसे कि अभी हमने बात की, सब कोई चाहता है कि बॉडी तो अच्छी बन जाए, फैट भी गेन हो जाए, जैसे कि अभी हमने बात की, लेकिन बेली फैट नहीं आना चाहिए। अब जब बेली फैट की बात आती है तो लोगों को लगता है खाना छोड़ दो, खाना नहीं खाना तो बढ़ेगा ही नहीं, पेट ही नहीं बढ़ेगा। बहुत सारे लोगों को मैं ये भी जानती हूँ वो रात का खाना स्किप कर देते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ बेसिकली, जैसे कि लोगों को भी पता चले कि हम रात में अपने डिनर में क्या कुछ इंक्लूड कर सकते हैं कि जिससे हमारा बेली फैट बढ़े ना, क्योंकि रात को खाना खा के सीधा सो जाते हैं और वॉक भी नहीं करते, तो वो भी परेशानी है। राइट। नहीं, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा कैलोरीज, बहुत ज़्यादा कार्ब्स खाकर सीधा सो जाएंगे तो वो सीधा हमारे एब्डोमेन पे जाकर लगता है। अब अगर हम बात करें बेली फैट को कम करने की, तो हमें इसको ओवरऑल फैट लॉस के लेंस से ही देखना होगा, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर एरिया के फैट को टारगेट नहीं कर सकते। स्पॉट रिडक्शन पॉसिबल नहीं होता, तो हमें एक ओवरऑल इसको होलिस्टिकली ही देखना होगा। उसके लिए एक ओवरऑल लाइफस्टाइल को, सिर्फ डिनर को फिक्स करने से नहीं होगा, ओवरऑल लाइफस्टाइल को ही हमें फिक्स करना होगा। हम पूरे दिन में कितनी कैलोरीज ले रहे हैं, कितना कार्ब ले रहे हैं, कितना प्रोटीन ले रहे हैं, हमारी फिजिकल एक्टिविटी कितनी है। अगर हम पूरा दिन कुछ फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते और डिनर स्किप कर देते हैं तो फ़ायदा नहीं होगा। तो वो हमें बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। यस, अगर डिनर की बात करें तो भले आप डिनर में कार्ब्स लो, मगर दो चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। पहला कि वो कार्ब्स की क्वांटिटी कितनी है, लिमिट में लें, और दूसरा कार्ब लेते ही सीधा सोए नहीं, कोशिश करें 1 घंटे 2 घंटे का गैप हो, और इफ़ पॉसिबल तो डिनर के बाद एक छोटी सी वॉक कर लें ताकि वो थोड़ा डाइजेस्ट हो जाए और फिर सोने जाएं। अभी आपने डाइट को लेकर बात करी, कार्ब्स को लेकर भी आपने बताया। हम ना एक गलती और बहुत ज़्यादा कॉमनली हो रही है लोगों से, वो प्रोटीन लेवल को नहीं समझ पाते कि उनकी बॉडी को कितना प्रोटीन एक दिन के अंदर चाहिए। लोगों को लगता है कि जितना उनका बॉडी का वेट है उससे डबल उनको प्रोटीन लेना है या उससे हाफ उनको प्रोटीन लेना है। बहुत ज़्यादा मिथ बना हुआ लोगों के बीच में प्रोटीन को लेकर। हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए, एक हेल्दी बॉडी के लिए कितना प्रोटीन डेली कंज्यूम करना है? एक एवरेज अडल्ट को जो रिकमेंडेड प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है वो 0.8 ग्राम पर केजी ऑफ देयर बॉडी वेट होती है। तो वो इतना मैथ्स कर सकते हैं कि अपने बॉडी वेट को मल्टीप्लाई करें 0.8 से, और जो भी आएगा आपको उतना ग्राम प्रोटीन लेना है। ये बहुत सिंपल है। ये हो गया एक एवरेज इंसान, एक एवरेज अडल्ट की बात। अब ये डिपेंड करेगा कि आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी कितनी है। अगर आप बहुत ज़्यादा फिजिकली एक्टिव रहते हो, बहुत ज़्यादा इंटेंस वर्कआउट करते हो, तो वो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा
इंक्रीज़ हो जाएगा, या फिर अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है उनके केस में थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाएगा। मुझे ना आपसे बहुत सारी बातें करनी है। जब मैंने अपनी फ्रेंड को बताया कि मैं आपसे मिलने जा रही हूँ, वो ऑलरेडी आपको फॉलो कर, अच्छा। तो बोलती है कि यार पूछ कर आना, एक तो पेट कम करना है, पेट का फैट कम करना है, और एक मेरी फ्रेंड है जो प्रेग्नेंट है, तो उसको ये भी पूछना था कि यार समझ नहीं आता प्रोटीन इनटेक कैसे करूँ, क्या करूँ, कम लेना है, ज़्यादा लेना है, क्योंकि अभी उसकी कुछ ही टाइम पहले डिलीवरी भी हुई थी। Okay. बहुत जल्दी कंसीव उन्होंने किया, प्लान किया जो भी है, तो उसके बाद अब वो ये कंफ्यूज है कि क्या करूं मैं, क्योंकि डाइजेशन सिस्टम भी गड़बड़ रह रहा है। Okay. अब प्रोटीन के साथ में जब बात आती है कि कुछ और भी इंक्लूड किया जाए कि डाइजेशन भी बेटर रहे, तो अगर हम बात करें प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए, उनके लिए प्रोटीन कितना एडुकेट रहेगा और उसके साथ में क्या इन्वॉल्व करें, इंक्लूड करें कि डाइजेशन भी अच्छा रहे। सो प्रेगनेंसी में चीज़ें थोड़ी चेंज हो जाती हैं, बिकॉज आपको सिर्फ एक इंसान के न्यूट्रिशन का नहीं, 2 लोगों के न्यूट्रिशन का ध्यान रखना है। प्रोटीन की अगर मैं बात करूं तो प्रेगनेंसी में जैसे एक नॉर्मल इंडिविजुअल का मैंने बताया 0.8 ग्राम की रिक्वायरमेंट होती है, तो प्रेगनेंसी में थोड़ा वो बढ़ जाएगा, वो 0.8 की जगह पर 1 ग्राम हो जाएगा। तो आपका जितना बॉडी वेट है उतने ही ग्राम आपने प्रोटीन लेना है। बट ये शुरुआत में इनिशियल फेज ऑफ द प्रेगनेंसी में है। जैसे जैसे आप सेकेंड ट्राइमेस्टर में जाओगे तो ये थोड़ा सा और इंक्रीज हो जाएगा। दिस विल बी समवेयर बिटवीन 1.1 और 1.2 ग्राम्स ऑफ पर केजी ऑफ देयर बॉडी वेट। इतना सटल इंक्रीज करना है, उससे ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी भी नरिश्ड रहेगी और बच्चे की ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। प्रेगनेंसी के बाद अगर आप ब्रेस्ट फीड कर रहे हो बेबी को, तो फिर आपने वही 1.1 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट को मेंटेन करना है। अगर ब्रेस्ट फीड नहीं कर रहे हो तो धीरे धीरे आप उसको 1 ग्राम या 0.8 ग्राम पे ला सकते हैं। ओके, तो प्रोटीन के साथ में हम क्या ऐड करें कि जो प्रोटीन का ऑब्जर्प्शन है वो बेटर हो, क्योंकि लेते तो हैं प्रोटीन, बहुत सारे लोग लेते हैं, उसका रिजल्ट नहीं देखने को मिलता। सो प्रेगनेंसी के टाइम पे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं वैसे ही जो एक मदर को लेने चाहिए। हाउएवर मैं हमेशा ये सजेस्ट करती हूँ कि इस तरह के पीरियड में आप बेटर यही है कि अगर आप अपने लिए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान लो। इनफैक्ट जो मेरा प्रोग्राम है जैसे, तो हम प्रेगनेंसी स्पेशल डाइट प्लान्स देते हैं और उससे हम देखते हैं कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। जो प्रेग्नेंट मॉम्स होती है उनको उनकी पूरा प्रेगनेंसी फेज़ भी बहुत अच्छा जाता है और पोस्ट प्रेगनेंसी पे भी उनका वेट जो है वो नहीं बढ़ता। तो आइडियल वही है, बट मैं जनरल गाइडलाइंस बता सकती हूँ। जैसे कि प्रेग्नेंट मॉम्स के लिए एक तो ज़रूरी है कि डाइट वैसे ही हेल्दी हो, न्यूट्रिशियस हो, होल ग्रेन्स हो, फ्रेश, जितना फ्रेश हो सके उतना फ्रेश खाना हो, प्रिजर्वेटिव्स वाला ना हो क्योंकि वो इट्स नॉट गुड फॉर योर और योर बेबीज़ हेल्थ। पैकेज फूड जितना ना हो, तो फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स हो गए और ओमेगा 3 रिच फूड्स हो गए, या फिर कैल्शियम। हाँ, सजेस्टेड ये है क्योंकि एक फेज़ आपकी लाइफ में 1 या 2 बार ही आना है, तो इसमें आप रिस्क ना लो। एक किसी, चाहे मेरे पास आए या किसी के पास भी जाएं, बट एक गाइडेंस के अंदर अगर वो लेते हैं तो उससे बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन एक ना ट्रस्ट बिल्ट हो जाता है ना, आप पर तो है उसको, तो मैं बोलूँगी कि भाई ऐसा कर लो। ज़रूर। जैसे भी आपने प्रेग्नेंट लेडीज़ के बारे में बताया कि उन्हें किस तरह की डाइट फॉलो करनी है, क्या कुछ करना है, अब बच्चों के लिए भी बात कर लेते हैं जी। कि ना कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना, एकदम से ग्रो नहीं कर पाते हैं। माँ परेशान हो जाती हैं कि फीड भी कर रहा है बच्चा, धीरे धीरे जब 6 मंथ का हुआ तो उसको सैरलेक्स वगैरह लोग देना शुरू कर देते हैं, बट अब तो सैरलेक्स से भी लोग पीछे हट रहे हैं क्योंकि उसमें कहते हैं शुगर बहुत ज़्यादा है। तो एक बच्चे को हेल्दी डाइट क्या दी जाए जिससे वो अच्छा ग्रो करने लगे? हमने बचपन में सबने पढ़ा है प्रोटीन इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी, तो इसलिए बच्चों को भी ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए प्रोटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उनकी जो भी डाइट है, चाहे हम फूड्स की फॉर्म में या फिर ये जैसे सेरेलैक वगैरह आप बता रहे हो, ये सब बहुत आसानी से घर पे भी बन जाते हैं। तो चाहे घर पे हम वो सेरेलैक बनाए या जो भी बच्चे को पसंद है उस तरह से हम उनको उनकी मील्स को बना के दे सकते हैं। अब बच्चों के केस में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आती है वो ये होता है कि बच्चों के लाइक्स एंड डिसलाइक्स, कि छोटे बच्चे, उनको जंक ज़्यादा पसंद आता है या फिर वो इस तरह की चीज़ें खाते हैं, कैंडीज़, आइसक्रीम। तो वहाँ पर हमें ध्यान देना है कि हमारे बच्चे की चॉइसेस कैसी हैं। और सो मेरा ये बिलीफ है कि जो बच्चे की चॉइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करती हैं कि पेरेंट्स की चॉइसेस क्या हैं। अगर पेरेंट्स हेल्दी खाएंगे तो बच्चे भी हेल्दी खाएंगे। अगर पेरेंट्स खुद बाहर से ऑर्डर जोमेटो स्विगी कर रहे हैं और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा बच्चा हेल्दी खाए, तो वो आप ही का बच्चा है। पेरेंट्स को सुधरना है। हाँ, तो आप जैसा मील लोगे वैसा ही आपका बच्चा भी आप ही को देखकर सीखेगा। आप भी बैलेंस्ड, हेल्दी, घर का सादा सिंपल देसी खाना लो, वो भी आपको देखकर वही खाएगा। आप भी अगर हफ्ते में 1 बार अपने आप को ट्रीट करोगे,
बाहर जाके खाओगे तो वो भी यही सीखेगा। बाकी यस, बैलेंस्ड मील होना चाहिए बच्चों को। जितना हम बहुत इनफैक्ट मैं आजकल देखती हूँ बहुत सारे इंस्टाग्राम पे भी इन्फ्लुएंसर्स हैं जो स्पेशली बच्चों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ दिखाते हैं। वो वेजिटेबल्स के स्टिक्स बना के, कैरेट के, क्यूकम्बर्स के, साथ में हेल्दी डिप्स होते हैं, योगर्ट, हंकर्ड के, उस तरह से उनको प्लेफुल कलरफुल खाना बना के उनको सर्व किया जाए। अगर आपको अपने बच्चे को फ्रूट्स खिलाने हैं तो सिंपल, अगर आप उसको एक एप्पल पकड़ा दोगे तो शायद उसको मज़ा नहीं आएगा, बोरिंग लगेगा। आप फ्रूट्स के को इस तरह से कट करके उनको स्क्यूअर्स में डाल के उनको कलरफुल सा बना के, एक ग्रेप लगा दिया, एक एप्पल का स्लाइस लगा दिया, पाइनएप्पल लगा दिया, उसको कैंडी बना कर दो तो बच्चा भी इंजॉय करेगा। तो थोड़ा आपको खेलना पड़ेगा ताकि आपका बच्चा उन हेल्दी फूड्स को इंजॉय करे। तो व्यूअर्स, आप सुन रहे हैं कि आपको किस तरह से अपने बच्चों का ख्याल रखना है, अपना भी ख्याल रखना है। गुंजन जी, मुझे अब ये बताइए, आप काफ़ी सारे सेलेब से मिलती हैं, मिल चुकी हैं, सोनम बाजवा जी से भी आप मिली, वो सब लोगों की क्रश बनी ही हुई है। आपसे ये पूछना है, मुझे जानना है कि ये लोग जो सेलेब्स होते हैं अपने हेल्दी लाइफस्टाइल को कैसे मेंटेन करते हैं, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है हम सब लोगों के लिए मेंटेन करना। क्या मोटिवेशन उनको मिलता है? क्या मूवीज़ का मोटिवेशन रहता है? क्या रहता है कि डायरेक्टर ने बोल दिया ये करना है तो यही करना है? कैसे मोटिवेट रहते हैं? एक रीज़न तो ये होता है कि उनकी मूवीज़ होती हैं तो उनको एक सर्टेन डाइट फॉलो करनी होती है, और वो उनका मोटिवेशन ये होता है कि मेरी मूवी है एंड दे वांट टू लुक एट देयर बेस्ट, दे वांट टू गिव देयर 100%, और इस वजह से वो अपनी डाइट मेंटेन करते हैं। तो उनके पास जो रीज़न है, वो कहते हैं ना, आप हर चीज़ के पीछे आपका वाई क्लियर होना चाहिए कि क्यों करना है आपको। ये आपको हेल्दी होना है तो क्यों होना है, वेट लूज़ करना है तो क्यों करना है। तो उनका जो वाई है वो बहुत क्लियर होता है कि मुझे ऐसा दिखना है मूवी में, तो वो तो रीज़न है ही। उसके अलावा हाँ, वो बहुत पर्टिकुलर होते हैं, और वो इतने लकी होते हैं कि उनके पास, खैर उन्होंने दे हैव वर्क टुवर्ड्स इट, कि उनके पास उनके पर्सनल गाइड होते हैं, कोचेस होते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं, तो वो उस चीज़ को बहुत सीरियसली लेते हैं, फॉलो करते हैं। कुछ चीज़ें जो मैंने नोटिस करी हैं वो ये हैं कि जैसे वो अपने वाटर इंटेक को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। मैं आज तक जितने सेलिब्रिटीज़ से मिली हूँ, आज तक एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि वो अपनी पानी की बॉटल साथ में कैरी नहीं कर रहे हैं। अच्छा। देयर इज़ ऑलवेज अ बॉटल ऑफ वाटर विद देम, जितने भी सेलिब्रिटीज से मैं मिलती हूँ। इनफैक्ट मुझे याद है जब एक बार मैंने शूट किया था, आज से कुछ 3-4 साल पहले, दीपिका पादुकोण के साथ, एंड उनके जो भी असिस्टेंट थी साथ में, उनकी वाटर बॉटल, एक डिटॉक्स वाटर और कुछ नट्स और वो सारी चीज़ें साथ में कैरी की हुई थी, और वो इंश्योर कर रही थी कि दीपिका को मुझे एवरी नाउ एंड देन ये सब चीज़ें देनी है। अब यहाँ पर ये लोग एक्सक्यूज़ भी बना सकते हैं कि उनके पास तो हेल्प है, बट हम इस पे फोकस करें कि हमारे कंट्रोल में क्या है। दीपिका ओवरनाइट दीपिका नहीं बनी, वो मेहनत से बनी है, तो वो पहले खुद से भी ऐसे करती होंगी। तो आज हम ये देखें हमारे कंट्रोल में क्या है, हम भी अपने पानी के इनटेक को, अपनी डाइट को, इन सब चीज़ों को जितना हम कर सकते हैं हम उतना ज़रूर करें। मैम, आपने केरला के लोगों को देखा होगा, उनके बारे में पता भी होगा, वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा फिट रहते हैं। चाहे उनकी हम हेल्थ को लेकर बात कर लें, बालों को लेकर बात करें, एकदम ना फिट रहते हैं वो हर तरीके से। जी, अगर 80 की भी एज है तब भी नहीं लगता वो लोग 80 की एज में जा चुके हैं। तो क्या राज है केरला के लोगों को जो इतना फिट रहते हैं? वो थोड़ा थोड़ा अब ये चीज़ बदल रही है वैसे। फिटनेस की अगर बात करें तो उनमें भी वो ओबेसिटी और वो सब इश्यूज आ रहे हैं, बट हाँ, अगर मैं कंपेयर करूं साउथ इंडिया के लोगों को अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री से, तो यस, वहाँ पर थोड़ा फिटनेस का इंक्लिनेशन ज़्यादा है, और मैं कहूँगी कि इसका बहुत ज़्यादा क्रेडिट सो बेसिकली जो हमारी हेल्थ है ना, हमें लगता है कि शायद सिर्फ हमारी डाइट और हमारे एक्शंस पे डिपेंड करती है, मगर इसके ना पीछे की एक स्टोरी है जो हम लोग नहीं देखते। मैं बीइंग अ हेल्थ कोच, क्योंकि इसके बारे में पढ़ती हूँ, तो मैं ये शेयर कर सकती हूँ, हमारी ऑडियंस भी आई एम श्योर रिलेट कर पाएगी इस बात के साथ, कि हमारे जो हेल्थ के बिहेवियर होते हैं, हेल्थ बिहेवियर क्या होता है? हेल्थ बिहेवियर यानी कि मैं किस तरह का खाना चूज़ करूँगी, मैं ग्रोसरी स्टोर में जा रही हूँ तो मैं क्या पिक करूँगी, ये मेरा एक बिहेवियर है। मैं हेल्दी फूड उठा रही हूँ या जंक फूड उठा रही हूँ, मैं जिम जा रही हूँ या नहीं जा रही हूँ, या योगा कर रही हूँ, ये भी मेरा एक बिहेवियर है कि व्हाट डू आई चूज़। मैं मॉर्निंग में उठ के जिम जा रही हूँ, योगा कर रही हूँ या सो रही हूँ, ये भी एक तो ये जो सारे मेरे हेल्थ बिहेवियर्स हैं, ये डिपेंड करते हैं मेरे सोशल फैक्टर्स पे भी। ओके। सो सोशल फैक्टर्स क्या होता है? सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स बोलते हैं हम इसे टेक्निकल लैंग्वेज में। इसका मतलब होता है कि मेरे आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, मेरी कम्युनिटी कैसी है। अगर मैं ऐसे लोगों के बीच में रहती हूँ जो सब लोग सुबह उठ के रनिंग करते हैं, देयर आर वेरी हाई चांसेस कि मैं भी सुबह उठ के मुझे लगेगा कि मेरे को भी आई वॉन्ट टू बिकम अ पार्ट ऑफ देम,
इट स्टार्ट्स फ्रॉम आवर फैमिली। अगर हमारे घर में सब लोग हेल्दी खा रहे हैं, मैं ऑटोमेटिकली हेल्दी खाऊंगी। मेरे घर में सब लोग जंक खा रहे हैं, मेरी इंक्लिनेशन जंक की तरफ बढ़ जाएगी। तो ये जो सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर है, तो अगर हम जैसे साउथ इंडिया की बात कर रहे हैं, वहाँ का मे बी वो सोशियो इकोनॉमिक्स ऐसे बने हुए हैं कि सब लोगों ने नारियल तेल ही यूज़ करना है, क्योंकि वहाँ पे मिल नारियल तेल रहा है, वहाँ पे उग नारियल रहा है, उनके लिए वो अवेलेबल है, चीप है, एक्सेसिबल है। अब मेरे को नारियल तेल लेना हो तो शायद मुझे ढूंढना पड़ेगा जाकर, उनके लिए बाय डिफ़ॉल्ट वो ऑप्शन है, राइट। तो सिमिलरली अगर वहाँ का मौसम अच्छा रहता है तो लोग पैदल चल पाएंगे बाहर। हम दिल्ली में बाहर पैदल चलने का सोच ही नहीं सकते। तो ये कुछ सोशल फैक्टर्स होते हैं जो हमारी हेल्थ को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करते हैं। तो ये एक रीज़न हो सकता है कि क्यों केरला के लोग अगर थोड़े हेल्दी हैं ज़्यादा, तो क्या रीज़न है उसके पीछे। तो इसका सोल्यूशन ये है कि आप जहाँ पर भी रहते हो, अपनी पूरी कम्युनिटी में अगर वो पूरी कम्युनिटी अगर अवेयर होगी, एंड एज आई सेड इट स्टार्ट्स फ्रॉम योर होम। अगर आपके घर में वो अवेयरनेस है, आपके घर में 4 लोग हैं, चारों लोग अगर डिसाइड करते हैं कोई एक काम करने का, तो उसके सक्सेस के चांसेस कहीं ज़्यादा बढ़ जाते हैं, राइट। अगर हम वेस्ट को देखें तो वेस्ट में ज़्यादा लोग फास्ट फूड की तरफ जाते हैं, तो लेकिन इंडिया में बीमारियां वहाँ के मुकाबले ज़्यादा क्यों हो रही हैं? वहाँ के लोग फास्ट फूड की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, ये सच है, बट इंडियंस भी कोई पीछे नहीं है। हम सब लोग भी वेस्ट से ही इन्फ्लुएंस्ड हैं, और हमारा भी जो फूड चॉइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बदल गई हैं। बहुत प्रोसेस्ड फूड है, और क्योंकि ऑफ कोर्स हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वो हमें बीमारियां भी ज़्यादा दिखती हैं। और ये फैक्ट भी है कि यहाँ पर इंडिया में ओबेसिटी इतनी बढ़ गई है। इंडिया को डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहने लगे हैं, बिकॉज सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ के केसेस यहाँ पर हैं। देन पीसीओडी, हर 3 में से एक लड़की को पीसीओडी है। तो बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ें बढ़ रही हैं बिकॉज हमारी फूड चॉइसेस की वजह से। अभी हम प्रोटीन की बात कर रहे थे, 0.8 ग्राम होना चाहिए। इंडिया में मैक्सिमम लोग, मोर देन लाइक 60% 70% लोग ये मिनिमम लेवल को भी मीट नहीं कर पाते। 80% डेफिशिएंट। 80% लोग प्रोटीन में डेफिशिएंट होते हैं। और अगर मैं वैसे बाहर से वेस्टर्न कंट्रीज से कंपेयर करूँ तो उनकी प्रोटीन इनटेक बहुत ज़्यादा है इंडियंस के कंपैरेटिवली। तो ये एक मेजर डिफरेंस है। अब ऐसा नहीं है कि इंडियंस प्रोटीन नहीं ले रहे तो वो कुछ नहीं ले रहे, प्रोटीन नहीं ले रहे तो उसकी जगह पे जो ले रहे हैं वो और ख़राब चीज़ें हैं जो ले रहे हैं। प्रोसेस्ड फूड ले रहे हैं, हमारा कार्बोहाइड्रेट्स का, रिफाइंड कार्ब्स का जो इनटेक है वो बहुत ज़्यादा है। तो इन्हीं सब रीजंस की वजह से बीमारियां भी हैं और हेल्थ इश्यूज़ भी हैं। हेल्थ इश्यूज़ को इस तरह से टैकल करने के लिए फिर क्या करना है, मतलब आपके अकॉर्डिंग, क्योंकि आप एक हेल्थ कोच हैं, तो क्या प्रोटीन हम ज़्यादा लें, फाइबर ज़्यादा इंटेक करें, कार्ब्स ज़्यादा लें, क्या करें? सबसे पहले वो जो भी हम हेल्थ बिहेवियर्स की बात कर रहे थे ना, अपने बिहेवियर को समझना है। उसके बाद ये सारी चीज़ें धीरे धीरे करके ठीक होंगी। सिर्फ एक चीज़ कह देना कि प्रोटीन ज़्यादा लो, उससे सॉल्व नहीं होगा। हमें हॉलिस्टिकली पूरे अपने एक्शंस को देखना है कि मेरा फिज़िकली एक्टिविटी में कुछ कर रही हूँ, मैं एक्टिव रह रही हूँ कि नहीं रह रही, मेरी स्लीप पूरी है या फिर नहीं है, मैं स्ट्रेस तो ज़्यादा नहीं ले रही हूँ। उसके बाद ऑफ कोर्स सबसे पहले इनफैक्ट डाइट तो आता ही आता है। मेरी फूड चॉइसेस किस तरह की हैं, मैं जंक कितना ले रही हूँ, या मैं कितना मेरे जितने भी मील्स होते हैं उसमें से कितने हैं जो प्रोसेस्ड हैं और कितने हैं जो क्लीन हैं। एक एक स्टेप बाय स्टेप करके ही हम इस ग्राफ को ठीक कर सकते हैं। मैम, जब अभी ओबेसिटी को लेकर आपने बात करी है तो ना एक बहुत ज़्यादा मिथ भी बना हुआ है। लोगों को लगता है कि अगर वो ज़्यादा बियर का इंटेक करते हैं ना तो उनकी बॉडी में फैट बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है। इज़ इट ट्रू? वो बियर बेली कहते हैं ना, बियर पीने से पहले। हाँ, ऑफ कोर्स फैट बढ़ता है, क्योंकि एक तो कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती हैं, और ऊपर से जो बियर है वो ग्रेन्स और हॉप्स को फर्मेंट करके बनती है, विच इज़ लाइक ग्लूटन, और कार्ब्स होते हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा। तो कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती हैं, इसलिए वेट तो बढ़ेगा ही, फैट बढ़ेगा रादर। और उससे भी ज़्यादा जो चीज़ हम नहीं डिस्कस करते, जो इग्नोर हो जाती है, वो है कि कोई भी जो अल्कोहल लेता है या बियर लेता है, वो सिर्फ बियर तो नहीं लेता, उसके साथ जो स्नैकिंग करते हैं वो भी कोई हेल्दी स्नैकिंग नहीं होती है। यूजुअली लोग पीनट्स, चिप्स ये सब लेते हैं। तो हम रियलाइज़ भी नहीं करते, मगर सिर्फ 1-2 ड्रिंक्स और उसके साथ जो भी हम खा रहे हैं, ये इतना करने से ही हम 500, 600, 700 कैलोरीज कंज्यूम कर जाते हैं, जो कि एक पूरे मील की कैलोरीज होती हैं। मतलब आपकी एक ड्रिंक और आपकी पूरी एक मील की कैलोरीज बढ़ जाती हैं, और वो भी नॉट गुड कैलोरीज, उससे आपको कोई न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, जस्ट कैलोरीज। ये तो मतलब बहुत ज़्यादा खतरनाक है जो इंटेक कर रहे हैं। और रेड वाइन के लिए क्या कहेंगे आप? रेड वाइन कहते हैं हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल होती है। रेड वाइन को बेनिफिशियल इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसके अंदर बहुत से एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, बट अगेन
हर चीज़ लिमिट में, मॉडरेशन में ही ठीक है। अगर उसको भी अगर कोई एक्सेसिवली ले रहा है तो नथिंग इज़ गुड। मार्केट में ग्रीन टी को लेकर के एक ऐसा बना हुआ है कि कुछ भी खा लो ये सब ठीक कर देगी, ग्रीन टी है तो मुमकिन है, आजकल लोग ये भी बोलते हैं। तो क्या ग्रीन टी वाकई में इतना ज़्यादा अच्छा चीज़ है कि अगर हम कुछ भी खा लें, सपोज एट पिज़्ज़ा बर्गर खा लिया, एक ग्रीन टी बेचारी सब कुछ ठीक कर देगी? आई विश ऐसा होता। आई विश ऐसा होता तो फिर कोई भी इंडिया में मोटा नहीं होता, क्योंकि ग्रीन टी तो अभी सभी पी रहे हैं। बट अनफॉर्चुनेटली ये पूरा सच नहीं है। ग्रीन टी हेल्प करती है वेट लूज़ करने में, क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, कैफीन होता है, कैटेकिन्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हेल्प करते हैं अगर कोई वेट लूज़ करना चाह रहा है तो उसकी। हाउएवर सिर्फ ग्रीन टी कोई मैजिक वॉन्ड की तरह पतला नहीं कर सकती। उसके साथ आपकी डाइट, आपकी कैलोरीज, आपका फिजिकल एक्टिविटी, वो सब चीज़ें सही होंगी और उसके साथ आप ग्रीन टी ले रहे होगे तो वो डेफिनेटली हेल्प करेगी। तो अकेले कुछ नहीं कर सकती है ग्रीन टी, सुन लीजिए सब लोग। जब हम हेल्दी डाइट की बात करते हैं ना मैम, तो एक डाइट फूड भी आते हैं। लोगों को ये नहीं पता एक्चुअल में कि अगर हेल्दी डाइट फूड खाएंगे तो क्या बेनिफिट होना है। लोग अगर वेट गेन करना है तो केले खाओ, शेक बनाओ, वही मोटे हो जाओगे, जल्दी से वेट गेन हो जाएगा। तो प्रॉपर हेल्दी डाइट फूड कौन कौन से हैं जो हमें रोज़ाना लेने चाहिए? ये सारे जो आपने बनाना की भी बात करी वो भी हेल्दी फूड है। डिपेंड करता है कि आप कितना ले रहे हो, पोर्शंस बट कितने वो ले रहे कहते हो। हैं कि फैट भी बढ़ा रहे हैं ना, बट हाँ, बनाना साथ में। वो उसका रीज़न यही होता है कि मैं अगर उसको ओवरडू करूँगी, Yes. मैं बनाना को मिल्क के साथ मिला के उसमें नट्स डाल के बनाना स्मूदी बनाकर अगर पीऊँगी और मुझे वैसे वेट लूज़ करना है तो वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो बहुत हाई कैलोरी न्यूट्रिशन डेंस फूड बन जाएगा। ऑल्दो वो हेल्दी होगा क्योंकि उसमें मिल्क है, उसमें बनाना है, उसमें नट्स हैं, उसमें सारी चीज़ें हैं, उसमें बहुत न्यूट्रिशन है, बट वो मेरे को अगर वेट लूज़ करना है तो मेरे लिए ठीक नहीं है। वो जिसने वेट गेन करना है शायद उसके लिए ठीक है, या अगर किसी को गैस की प्रॉब्लम होती है, ब्लोटिंग की प्रॉब्लम होती है, उसके लिए वो बिल्कुल ठीक नहीं है। तो किसी के लिए वो ठीक है, किसी के लिए वो ठीक नहीं है। आपको ये देखना है कि आपका गोल क्या है। अगर मेरा गोल वेट लूज़ करना है तो मुझे लो कैलोरी फूड लेने हैं, बहुत सिंपल सी बात है। और मेरे को वेट गेन करना है तो मुझे कैलोरीज, हाई कैलोरीज फूड लेने हैं ताकि मैं कैलोरीज का सरप्लस क्रिएट कर सकूं। तो अगर हम हेल्दी डाइट फूड की बात करें, विच मीन्स अगर आप ये पूछना चाह रहे हो कि ऐसे फूड जो हेल्दी भी है मगर कैलोरी में कम है, तो ऐसे बहुत सारे फूड्स आते हैं जैसे कि ग्रीन वेजिटेबल्स। ये सारी अगर आप इतनी ढेर सारा बोल भर के भी ग्रीन वेजिटेबल्स का लेते हो तो उसमें कैलोरीज बहुत कम होती हैं और बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है। इस तरह से जो वाटरी फूड्स होते हैं जैसे कि क्यूकुम्बर हो गया या इस तरह की चीज़ें, वाटरमेलन हो गया, इसके अंदर 80-90% जो कंटेंट है वो वाटर का होता है, तो दैट मीन्स वो लो कैलोरी हैं, उनको ले सकते हैं। और उसके अलावा जो ये ग्रीन टीज़ की हम बात कर रहे थे, ब्लैक टीज़ की बात कर रहे थे, ब्लैक कॉफ़ीज़ हो गई, ये सब बहुत हेल्दी हैं और इनके अंदर कैलोरीज भी लाइक बहुत मिनिमल कैलोरीज होती हैं। एक मैम कर्ड को लेकर भी ना आपसे पूछना था, कहते हैं कि फैट लॉस करना है या वेट लॉस करना है, तो अगर आप डेली रूटीन में कर्ड ऐड कर लेते हो अपनी डाइट में, अगर आप लंच कर रहे हो या डिनर में डाइट ले रहे हो आप कर्ड, तो वो आपके फैट लॉस के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। क्या ये सच है? अगेन वो फैट लॉस में हेल्प कर सकती है कर्ड। 2-3 रीजंस हैं उसके। जैसे सबसे पहला रीज़न, उसके अंदर प्रोबायोटिक होता है कर्ड, हम सब जानते हैं। प्रोबायोटिक का काम होता है हमारे गट में गुड बैक्टीरियाज को बढ़ाना, बैड बैक्टीरियाज को कम करना। तो अगर कोई चीज़ आपके गट को इम्प्रूव कर रही है, गट मतलब कि गट ही डिफाइन करता है कि आपका डाइजेशन, आपका मेटाबॉलिज्म कैसा होगा। मतलब हमने उस चीज़ को अच्छा कर दिया, उस चीज़ को न्यूट्रिशन दिया जो चीज़ हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करेगी, तो ऑब्वियसली वो वेट लूज़ करने में हमें हेल्प करेगी ही करेगी। दूसरा, उसके अंदर खुद जो कर्ड है उसके अंदर कैल्शियम और बहुत सारे वाइटामिन होते हैं जो हमारी बॉडी को नरिश करते हैं, तो दैट इज़ अनदर रीज़न कि क्यों कर्ड से वेट मैनेज हो पाता है। एंड थर्ड, फिलिंग भी होती है। अगर आप एक बोल कर्ड का ले रहे हो तो उसमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज भी नहीं होती और आप थोड़ा फिल्ड भी फील करते हो, फुल फील करते हो, तो आपकी सटाइटी में भी वो हेल्प करती है। तो डिनर या लंच किस में लेना है? सजेस्टेड है कि लंच में लिया जाए, क्योंकि हर किसी को डिनर में कर्ड सूट नहीं करती, ब्लोटिंग फील होती है उन्हें, या जो कर्ड है उसकी तहसीर भी ठंडी होती है तो हर किसी को सूट नहीं करती। तो लंच में कर्ड लेना बेस्ट है, कर्ड या फिर बटर मिल्क या रायता, जिस भी फॉर्म में आप लें। बट यस, एक बोल लोग है ना लंच में अगर कर्ड लेंगे तो नींद आती है। नहीं, ऐसा नहीं है, वो कर्ड की वजह से नींद नहीं आती। अगर पराठे के साथ कर्ड ले रहे हो तो कर्ड पराठे की वजह से नींद नहीं आ रही, पराठे की वजह से नींद आ रही है।
ओके, सो सुपर फूड्स की बात कर लेते हैं। चिया सीड्स के बारे में जब बोलते हैं तो बहुत, जैसे आपकी वीडियो भी मैंने देखी, बहुत सारे उसमें बहुत हेल्दी चीज़ें हैं जो हमें बहुत सारे फ्रूट्स से नहीं मिलती, बहुत सारे फूड से नहीं मिलती। जी। लेकिन बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि इसकी वजह से ना कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है। तो क्या करें फिर, लें या नहीं लें, क्या करना है? चिया सीड्स बहुत हेल्दी है, इनफैक्ट आपने सही बोला, एक सुपर फूड है क्योंकि इसके अंदर जो न्यूट्रिशन है, मतलब ओमेगा 3 बहुत ज़्यादा है, फाइबर अच्छा है, प्रोटीन भी होता है, तो चिया सीड्स बहुत अच्छे हैं और इसको लोग ले सकते हैं। बट येस, कुछ लोगों को इसको लेने के बाद कॉन्स्टिपेशन इसलिए होता है बिकॉज जो चिया सीड है ना, वो बहुत ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करते हैं। आपने देखा होगा सीड्स, इतने से सीड्स आप पानी में डालो वो फूल के कितने ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। तो वो आई थिंक 8 टाइम्स, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद, बट बहुत ज़्यादा अपने भी वेट से कहीं ज़्यादा वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं चिया सीड्स। अब अगर हम चिया सीड्स को इसी तरह से ले लेंगे डायरेक्टली तो क्या होगा, वो हमारे स्टमक में जाके वो स्वेल हो जाएंगे, फूल जाएंगे, और वो फूल जाएंगे तो फिर हमें कॉन्स्टिपेशन होगा। तो इसके लिए 2 चीज़ें हैं। पहला, अगर हम चिया सीड्स को ले रहे हैं तो उसको हम अच्छे से सोक करके लें, ताकि पहले ही उन्होंने जितना स्वेल करना है, फूलना है, वो वहीं पर फूल जाए और फिर हम उन्हें लें, ताकि बॉडी में जाकर नहीं वो फूलें। सेकंड, चिया सीड्स लेने के साथ हमें वाटर इनटेक को अच्छा रखना चाहिए, ताकि इजीली वो फ्लश आउट हो और वो हेल्प करे। इनफैक्ट इट्स रिच इन फाइबर, तो ये बहुत हेल्प करता है डाइजेशन में। तो क्या ओवरनाइट सोक कर सकते हैं? कितना सोक करना है इनको भी? आई थिंक 2 से 4 घंटे के बीच में सही है। अगर आप ओवरनाइट सोक कर सकते हैं तो वो भी ठीक है, बट 2 आवर्स, 3 आवर्स, अप टू 4 आवर्स इट्स फाइन। वो अच्छे से फूल जाते हैं, उन्होंने जितना फूलना होता है। एक मैम, कोलेस्ट्रॉल को लेकर भी ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम लगातार बढ़ रही है। कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा हम देख रहे हैं फीमेल्स में भी बढ़नी शुरू हो चुकी है, और इससे हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आने लग जाती है लोगों को। तो कोलेस्ट्रॉल को कम कैसे किया जा सकता है? हेल्दी डाइट कौन सी हम लें? डेली रूटीन में क्या बदलाव करें, या कोई योग हमें करना चाहिए जिससे कोलेस्ट्रॉल हमारा कम रहे? जो कोलेस्ट्रॉल जो बढ़ता है, वो हम LDL की बात कर रहे हैं, जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जिसे कहते हैं। जब वो बॉडी में बढ़ जाता है तो हार्ट अटैक के रिस्क बढ़ता है। और उसका भी सिंपल सा रीज़न ये है, क्योंकि जब ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, LDL बढ़ता है, तो वो जमा होने लगता है और फिर वो हमारी आर्टरीज़ में इकट्ठा होता है और ब्लड के फ्लो को रिस्ट्रिक्ट करता है, रोकता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ता है। सो ये रीज़न है। अब इसको कम करने के लिए सबसे पहले जो मेन कल्प्रिट है LDL का या बैड कोलेस्ट्रॉल का, वो होता है हमारा ट्रांस फैट। जो ट्रांस फैट है उसे हमें कम करना चाहिए। जो अनहेल्दी फैट होता है, सैचुरेटेड फैट होता है, उसको हमें कम करना चाहिए और हेल्दी फैट्स पे स्विच करना चाहिए। इसलिए हम ऑलिव ऑयल पे स्विच करें या हेल्दी फैट्स पे स्विच करें जो लाइटर हैं, जो आपके हेल्दी कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं बॉडी में। इसके अलावा रेगुलर जो हमारी फिजिकल एक्टिविटी है बहुत हेल्प करती है। अगर हम फिजिकली एक्टिव नहीं होंगे, पूरा दिन एक ही जगह पे बैठेंगे और सिर्फ खाने पे फोकस करेंगे, तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के चांसेस इंक्रीज़ होंगे ही होंगे। इसके लिए हम कार्डियो एक्सरसाइजेज, थोड़ा रनिंग, थोड़ा जॉगिंग, साइकिलिंग, इस तरह की चीज़ें करेंगे तो कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। और वैसे स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग भी कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज़ करती है, तो वो तो इसमें जैसे जो लोग सबसे ज़्यादा हमने देखा है ना, कुछ हैं ऐसे जो देसी घी बहुत ज़्यादा लेते हैं, तो क्या देसी घी खाने से भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है? अगर हम बहुत ज़्यादा कुछ भी लेंगे तो वो सही नहीं होता। डेली तो रूटीन लोगों का रहता है कि या बटर चाहिए प्रॉपर पराठा के साथ, या देसी घी के साथ चाहिए पराठे। नहीं, देसी घी लें, बट उसमें एक छोटी सी मैं टिप शेयर कर सकती हूँ कि जब हम उसको तवे के ऊपर घी डाल के पराठे को पूरी तरह उसको फ्राई कर देते हैं ना, वो ख़राब होता है, क्योंकि उससे घी की क्वालिटी भी ख़राब होती है और दैट बिकम्स अनहेल्दी। बट अगर हम पराठा बनाने के बाद उसके ऊपर रॉ देसी घी डाल के खा रहे हैं तो वो कहीं भी अनहेल्दी नहीं है, वो बहुत हेल्दी है हमारे लिए। और ऑफ कोर्स पोर्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। चम्मच भर के नहीं, थोड़ा सा घी डाल के उसको खाएं, एंजॉय करें, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुंजन जी, आपकी हेल्थ का क्या राज है, मुझे ये जानना है। और आप खुद को मोटिवेट कैसे रखती हैं? क्योंकि लोगों का ये होता है कि खुद को फिट करने के लिए भी आलसी हैं, नहीं करना है, जिम 2 दिन जाएंगे फिर आलस आ गया, नहीं जा रहे। आप खुद को कैसे इंस्पायर रखती हैं, कैसे प्रेरित करती हैं कि हाँ, शेप में रहना है और अपने लिए ये ज़रूरी है? मैं सच बताऊं तो मेरा जो मोटिवेशन है वो है डर। अच्छा। और वो डर इसलिए क्योंकि मैंने बहुत मुश्किल से अपना वेट लूज़ किया। मतलब पहले मैं ओवरवेट थी
और जब मुझे नहीं पता था कि वेट लूज़ करना क्यों ज़रूरी है या किस तरह से करते हैं, और उसके बाद जब वो मैंने जर्नी कवर की, अब मैं उस स्टेज में वापस नहीं जाना चाहती। मुझे पता है कि उस टाइम पे कितनी प्रॉब्लम्स थी, कितनी हेल्थ इश्यूज़ थे, मेरा कॉन्फिडेंस नहीं था, और पीसीओडी, बहुत सारे मूड स्विंग, स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा ये सब इश्यूज़ थे। और क्योंकि मैं उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ, तो मुझे वहाँ पे वापस नहीं जाना, बहुत सिंपल सी बात है। तो अगर अब मेरा वेट थोड़ा भी बढ़ने लगता है तो मुझे लगता है कि नहीं, आई डोंट वांट टू गो बैक देयर, मुझे इसी पे स्टिक करना है। तो मेरी सबसे बड़ी मोटिवेशन तो मेरी खुद की ही जर्नी है। और मैं करती क्या हूँ, मैं बहुत सिंपल रखती हूँ, मैं बहुत इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करती हेल्थ को। मेरा सिर्फ सिंपल सा फंडा है कि हफ्ते में 5 दिन 6 दिन घर का खाना, क्लीन खाना, पोर्शन को थोड़ा कंट्रोल करना, प्रोटीन को बढ़ाना और बैलेंस्ड मील्स देना, इन सब पे अच्छे से फोकस करती हूँ। और सैटरडे संडे मैं अपना एंजॉय करती हूँ। एक दिन घर में कुछ अपनी पसंद का बना लिया और एक दिन बाहर से खा लिया। तो आई कीप इट वेरी सिंपल। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि मैं नींद पूरी लेती हूँ ज़रूर, और सेकंड मैं एक्सरसाइज ज़रूर करती हूँ। तो एक्सरसाइज की फॉर्म्स की अगर आपसे बात करें, आपका फेवरेट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज क्या है? योगा है, जिम है, पिलाटे है, क्या है? करती मैं सब कुछ हूँ बदल बदल के, बट मेरा फेवरेट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है। ओके, मुझे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने में बहुत मज़ा आता है। मुझे अंदर से बहुत अच्छा फील होता है। मुझे लगता है मैं अपनी लिमिट्स को पुश कर रही हूँ, मैं स्ट्रांग बन रही हूँ, तो वो मुझे बहुत खुशी देता है। दैट्स ग्रेट। पहले ना मैम, जब किसी को कोई भी बीमारी होती थी तो एक एज का पता होता था कि अगर 30 हो रही है या 40 से आप क्रॉस कर रहे हैं तो 40 के बाद आपको जॉइंट पेन की प्रॉब्लम आएगी, जी। हार्ट अटैक की प्रॉब्लम तब बढ़ती थी। अब कोई एज लिमिट नहीं रहा, अब कभी भी कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है एकदम से। प्रॉब्लम है सबसे ज़्यादा यूरिक एसिड की, जो आज की डेट में बहुत ज़्यादा देखने को मिला। 20 साल के बच्चे का भी टेस्ट अगर करा लो तो उसको भी कहीं ना कहीं 1-2 को निकल ही आता है कि उन्हें यूरिक एसिड उनका बढ़ा हुआ है। यूरिक एसिड क्यों बढ़ता है, इसके पीछे क्या हमारी गलत डाइट है या कोई और रीज़न है? सो यूरिक एसिड बढ़ता क्यों है, इसको समझने से पहले हम एक बार ये क्विकली अपनी ऑडियंस को बता देते हैं कि यूरिक एसिड होता क्या है, तभी हम समझ पाएंगे क्यों बढ़ता है या कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो कुछ खाने की चीज़ें होती हैं जिनके अंदर एक कंपाउंड होता है, उसको प्यूरिन कहते हैं। और होता है कुछ खाने की चीज़ों में होता है, ऐसा नहीं कि अनहेल्दी में होता है, वो कई सब्जियों में भी होता है। प्यूरिन नाम की एक चीज़ होती है। अब जब हम वो खाना खाते हैं तो प्यूरिन हमारी बॉडी में जाके ब्रेक डाउन होता है और यूरिक एसिड बन जाता है, विच इज़ एब्सोल्युटली ओके। वो यूरिक एसिड हमारी बॉडी से बाहर भी निकल जाता है, ये एक नॉर्मल फिनोमिना है। तो यूरिक एसिड अपने आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम वहाँ है जब हमारी बॉडी के अंदर यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बनने लगे कि वो फ्लश आउट नहीं हो पा रहा। फिर वो यूरिक एसिड हमारे जॉइंट्स पे, स्पेशली यहाँ नक्कल्स पे, क्रिस्टल्स की फॉर्म में एक्यूमुलेट, जमा होना शुरू हो जाता है और फिर वो पेन कॉज करता है। अच्छा। सो ये मेन रीज़न होता है यूरिक एसिड से प्रॉब्लम्स होने का, कि वो बढ़ गया इतना ज़्यादा कि वो निकल नहीं पा रहा। तो इसके लिए कुछ चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। सबसे पहले तो अगर किसी को यूरिक एसिड का इश्यूज हो रहे हैं तो वो उस तरह के फूड्स को लिमिट में खाएं जिनमें प्यूरिन ज़्यादा है। अच्छा। अब प्यूरिन होता है रेड मीट में प्यूरिन होता है, कुछ तरह के मीट्स होते हैं जिनमें प्यूरिन होता है, सी फूड में बहुत ज़्यादा प्यूरिन होता है। इनफैक्ट जैसे मैंने बताया कुछ वेजिटेबल्स में भी प्यूरिन होता है। तो अगर आपको यूरिक एसिड की वजह से जॉइंट में पेन्स है तो कुछ टाइम के लिए हमें वो भी कंट्रोल करना चाहिए। एक्सेसिव स्वीट्स खाने से, बहुत ज़्यादा शुगरी फूड, शुगरी ड्रिंक्स से भी जो है वो प्यूरिन उनमें ज़्यादा होता है और यूरिक एसिड बढ़ने के चांसेस होते हैं। बहुत ज़्यादा अल्कोहल से भी, बियर से, इनफैक्ट अल्कोहल में भी प्रिसाइजली बियर से बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड बढ़ता है। तो ये सारी चीज़ें, और सिर्फ डाइट नहीं, इसके अलावा ओवरऑल लाइफस्टाइल को भी इम्प्रूव करना चाहिए। स्लीप, फिजिकल एक्टिविटी, ये दोनों चीज़ों को ठीक करने से यूरिक एसिड कंट्रोल कर सकते हैं। आपने बताया, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले भी आपने बताया था कि बियर बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकती है। बहुत से लोग कहते हैं कि बियर अगर पीते हैं, मजबूरी है पीना क्योंकि इससे स्किन ग्लो करती है। बहुत सारे लोगों के एक्सपीरियंस इस तरह के सुने हुए हैं मैंने। आप क्या कहेंगी कि वाकई में बियर पीने से स्किन ग्लो करने लगती है या पानी से भी काम चलेगा? नहीं, बियर पीने से हो सकता है उनकी स्किन इसलिए ग्लो करती हो क्योंकि उनको खुशी बहुत मिल जाती है और वो चेहरे पे वो ग्लो आ जाता है उसको पी के। बट ये लंबे टाइम तक नहीं टिकेगा क्योंकि अल्टीमेटली इसका ऑपोजिट है। बियर स्किन के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। अच्छा। इनफैक्ट ये आपकी एजिंग के प्रोसेस को जो है ना वो स्पीड अप कर देती है। मतलब जो आपको फाइन लाइंस, रिंकल्स जो 50 साल 60 साल में आने हैं वो आपको 40s 50s में ही दिखने लग जाएंगे। लेट 30s 40s में आपको वो रिंकल्स, झुर्रियाँ पड़नी स्टार्ट हो जाएंगी अगर आप बहुत ज़्यादा बियर पीते हो तो।
क्योंकि जैसे मैंने बताया उसके अंदर ग्रेन्स हॉप्स होते हैं, फर्मेंटेड होता है, इट्स नॉट गुड, एरिएटेड भी होती है बियर तो वो बिल्कुल हेल्दी नहीं है। और स्किन ग्लो की बात करें तो ऑपोजिट इज ट्रू, बियर से स्किन डैमेज होती है बहुत Damage ज़्यादा। होती है। एग्जैक्टली। तो ग्लो कैसे करें मैम स्किन को? पानी ओके। पानी से बेटर कुछ हो ही नहीं सकता स्किन के लिए। नेचुरली अगर आप उसको मॉइस्चराइज करना चाहते हो, स्किन को हाइड्रेटेड दिखना चाहते हो, तो पानी से बेटर कुछ कितनी एवरेज होनी चाहिए या मतलब एक नॉर्मल पीपल के लिए पानी की दिन? एटलीस्ट 3 लीटर्स होना चाहिए हर किसी का। इससे कईयों को ज़्यादा भी, जिनकी स्वेटिंग ज़्यादा है या वही जिनका फिजिकल वर्क ज़्यादा है, तो वो अप टू 4 लीटर भी पी सकते हैं। कुछ लोग 5 लीटर पानी भी लेते हैं, बट एटलीस्ट 3 लीटर्स इज समथिंग जो सबको लेना चाहिए। ओके। बट अनफॉर्चुनेटली मैक्सिमम लोग इतना भी नहीं लेते। अगर हम अपने पूरे दिन की वाटर इनटेक को कैलकुलेट करें, क्योंकि हम कभी सोचते नहीं है कॉन्शियसली कि मैंने आज कितना पानी पिया। अगर आप, मैं व्यूअर्स को भी बोलूँगी, आप याद करो कि आपने लास्ट 24 आवर्स में कितना पानी पिया है, तो बहुत कम अमाउंट होता है। तो ये पानी पीना ज़रूरी है स्किन ग्लो के लिए, हर चीज़ बियर के से लिए, दूर रहे। हर चीज़ के लिए। जी। अच्छा, मुझे ये बताइए, क्या कोई डिटॉक्स वाटर जो बनता है, अगर आप पीती हैं तो उसकी कोई रेसिपी बता दीजिए, हम लोगों के लिए हेल्प हो जाएगी, सभी लोगों के लिए। हाँ, बहुत सारे डिटॉक्स वाटर्स होते हैं और इनफैक्ट मैं तो सीज़न के हिसाब से बनाती हूँ कि अगर जैसे विंटर्स आ रही हैं तो फिर विंटर्स में जो थोड़े विंटरी फूड्स होते हैं या कभी कुछ ग्रीन लीव्स डाल दी बीच में या इस तरह की चीज़ें डाल दी। समर्स में थोड़े कूलिंग फूड्स, क्यूकुम्बर डाल दिया या थोड़ा सा जिंजर का स्लाइस डाल दिया, लेमन डाल दिया, इस तरह की चीज़ें ऐड कर ली। बट हाँ, इससे ये जस्ट एक तरीका है अपने हाइड्रेशन को बढ़ाने का, पानी को थोड़ा टेस्टी बनाने का। एक आपको एक्साइटमेंट हो जाती है कि हाँ डिटॉक्स वाटर पीना है, तो और साथ में हेल्थ बेनिफिट्स भी मिल जाते हैं सब्जियों के, जो भी आप उसके अंदर डाल रहे हो। ठीक, ओके। अभी आपने ग्रीन टी को लेकर बात कर रही थी, ग्रीन टी के बारे में आपने बताया था। एक ना लोगों का ना चाय का बहुत ज़्यादा नशा रहता है, चाय से एक अलग ही मोहब्बत है लोगों को कि बैठे हुए हैं, चल यार आधा घंटा हो गया चाय पी के आते हैं। हर आधे घंटे में 1 घंटे में टी लवर को मतलब चाय चाहिए, उन्हें खाना मत दो बट चाय उन्हें चाहिए, कड़क चाय। जो ये चाय पी रहे हैं बॉडी में किस तरह के साइड इफेक्ट दिखा रही है और क्या क्या प्रॉब्लम आगे जाके देखने को मिल सकती है? नथिंग इन एक्सेस इज गुड। सिर्फ चाय की बात नहीं है, नथिंग इन एक्सेस इज गुड एंड नथिंग इन मॉडरेशन इज बैड। मॉडरेशन में आप जो मर्जी लो, एक्सेस में आप कुछ भी लोगे वो खराब होगा। तो चाय की बात करूं, क्योंकि हम इंडियंस के तो इमोशंस जुड़े हैं चाय से। अब हम बोले चाय नहीं पियो तो फिर हम कहेंगे बाकी सब जाए भाड़ में, चाय चाहिए। चल तू परेशान है, चल चाय पी के आते हैं। हाँ, खुश है तो चाय पीते हैं, टेंशन है चाय पीते हैं, सच में। तो चाय तो चाहिए। और चाय में कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाय बहुत हेल्दी है। इनफैक्ट मैंने जैसे बताया उसके अंदर बहुत से एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। हमारा फोकस, वो कहते हैं ना चाय पी के किक आ गई, चाय पी के जो चाय का नशा है वो अलग ही होता है। फोकस, कंसंट्रेशन, सब चीज़ें अच्छी होती हैं। तो चाय को अगर हम मॉडरेशन में ले रहे हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लो, अपनी एक मॉर्निंग टी लो, उठते ही नहीं, जो भी अपने ब्रेकफास्ट के आधे घंटे बाद एक मॉर्निंग टी लो। आप अगर इवनिंग में भी चाय लेना चाहते हो, 4 बजे 5 बजे आप 1 कप चाय लो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है अगर किसी को 4 कप 5 कप 6 कप चाय पीने के नशे हो गए हैं, वो गलत है। वो फिर हमारी बॉडी में आयरन के एब्जॉर्प्शन को रोकती है, वो फिर हमारी एडिक्शन हो जाती है चाय की, क्योंकि मोस्टली लोग एडिक्टेड ही होते हैं बार बार चाय पीने के। देन इट बिकम्स अ प्रॉब्लम और फिर हमें वो एनर्जी क्रैशेस भी होते हैं। सो दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम। आप 1-2 कप चाय ले रहे हो, मैक्सिमम 3 कप ले रहे हो, दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन। और दूसरा मैं सजेस्ट करूँगी कि जो चाय को बनाने का तरीका है वो भी अगर आप थोड़ा सा इसको समझ जाओ ना कि सही चाय बनती कैसे, तो आप उसके ज़्यादा फ़ायदे ले सकते हो। कैसे बनती है? ये देखेंगे अगली वीडियो में। चाय को हम लोग मैंने कई घरों में देखा है कि जो चाय ना बहुत ज़्यादा काढ़ के बनाते हैं। उससे हम चाय के गुडनेस को, बेनिफिट्स को ख़राब कर देते हैं, जला देते हैं। वो टी लीव्स के जो असली फ़ायदे हैं ना, जो हमारे बॉडी को उसके असली फ़ायदे मिलने हैं, वो हम स्पॉइल कर देते हैं। इनफैक्ट किसी भी चीज़ को ओवर कुक करेंगे तो वो ख़राब, स्पॉइल ही होगी। तो उसको इतना ओवर कुक नहीं करना चाहिए, सिर्फ 1 बॉयल काफ़ी होता है। ये तो आपने ऐसी बात कह दी, बहुत सारे लोगों के दिल टूट गए होंगे मैं कि कहती क्या। हूँ 2-3 बॉयल आने चाहिए। हाँ बिल्कुल। तो अगर आपको बॉयल करना है तो आप पानी में पहले जो मसाला डालते हैं, यानी कि जो इलायची डालते हैं, अदरक डालते हैं, कई लोग चाय मसाला डालते हैं, वो सब डालो, उसको अच्छे से बॉयल करो ताकि आपके चाय में वो सब फ्लेवर्स अच्छे से आ जाएं। उसके बाद आप उसके अंदर अगर मिल्क भी ऐड करो, थोड़ा सा मिल्क डालकर 1 बॉयल दिलवाया, उसके बाद अपनी थोड़ी सी चाय पत्ती डाली, 1 बॉयल दिलवाया, आपकी चाय परफेक्टली रेडी हो चुकी है। अब वो जो काली चाय पीने का नशा है ना, वो गलत है।
वो एक्चुअली सही नहीं है। उसी से फिर कई लोगों को जलन होती है, एसिडिटी होती है चाय पीने के बाद, उस रीज़न से होती है। अगर आप नॉर्मल इस तरह से चाय पियोगे तो कभी नुकसान नहीं करेगी, इनफैक्ट फ़ायदा ही देगी। तो अब इस तरीके से बनाते हैं जाके आज। हाँ बिल्कुल। गुंजन जी, आपने स्टार्ट किया अपना आई एम वाओ करके, हाँ जी। तो मुझे ये बताइए कि आपने क्या सोच के शुरू किया, क्योंकि और लोग आपके पास बहुत सारे आते भी हैं, उनकी जर्नी भी हमने देखी हुई है, क्या सोच के आते हैं, क्योंकि जिम भी है, योगा भी है, तो आई एम वाओ किस तरह से लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर रहा है, थोड़ा यहाँ पे बताइए हमें भी। सो आई एम वाओ का पर्पस सिर्फ यही है कि हम हमारे पास जो भी आता है, पहली बात मुझे लगता है लोग इसलिए आते हैं क्योंकि उनको ट्रस्ट है, उनको बिलीफ है, उन्होंने मेरी जर्नी देखी है, वो मुझे सुनते हैं, जानते हैं, तो उन्हें पता है कि कुछ धोखा नहीं होने वाला हमारे साथ। बिकॉज आजकल इन सब चीज़ों में कई बार धोखे भी होते हैं, ज्वाइन कर लिया फिर वो पता नहीं उससे कोई फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। तो लोगों ने देखा है कि आई एम वाओ से कितने हज़ारों लोगों को फ़ायदा हुआ है, वो मेरी प्रोफाइल पे देखते हैं, तो एक मेरा कनेक्ट है लोगों के साथ जिससे वो ट्रस्ट करते हैं। दैट इज़ द रीज़न दे कम, एंड आई एम लाइक आई फील वेरी लकी कि वो मैं ट्रस्ट एक पैदा कर पाई लोगों के दिलों में। सेकेंडली हमारा जो मेन पर्पस है आई एम वाओ के पीछे, उसका नाम ही आई एम वाओ इसलिए है कि हमारा पर्पस है हर कोई वाओ फील करे यहाँ पे आके, और बहुत सिंपल तरीके से लोगों के गोल्स को अचीव करवाना। अगर कोई वेट लूज़ करना चाहता है, या अगर कोई अपने कोई मसल बिल्ड करना चाहता है, स्ट्रेंथ बिल्ड करना चाहता है, या अगर किसी को पीसीओडी, थायराइड, डायबिटीज़ है, उसे कंट्रोल में लाना है, कोई प्रेग्नेंट है, तो इन सब कंडीशंस के लिए हम पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान देते हैं। मतलब कि एक डेडिकेटेड एक्सपीरियंस्ड न्यूट्रिशनिस्ट होता है जो आपके साथ काम करता है, आपको पहले अच्छे से अंडरस्टैंड करता है, आपके लाइफस्टाइल को, आपके लाइक्स डिसलाइक्स को, आपके गोल्स को, आपके बॉडी टाइप को, उसके बाद आपके लिए उस हिसाब से डाइट प्लान बनाया जाता है। फिर आप धीरे धीरे वो प्लान फॉलो करते हो, हर हफ्ते आपका जो प्लान है वो चेंज किया जाता है आपके रिजल्ट्स के बेसिस पे, और धीरे धीरे करते करते लोग ये देखते हैं कि उनकी लाइफ जो है किस तरह से ट्रांसफॉर्म हो रही है। तो हमने बहुत सिंपल रखा है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है बिल्कुल भी। ऐसा नहीं है कि ये सप्लीमेंट्स लेने हैं, ये शेक्स लेने हैं, ये सब चीज़ें लेनी है, वो बिल्कुल नहीं है, सिंपल घर के खाने से है। अच्छा, मुझे एक चीज़ और पूछनी है। आपने खाने की बात की तो लोगों को लगता है कि जब फैट लॉस करना है और हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करना है, उबला हुआ खाना खाना पड़ेगा, टेस्टलेस खाना खाना पड़ेगा, बिल्कुल ये जो टेस्टी खाना है दूर रहना पड़ेगा इससे, ऐसा है क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगी, मतलब जो फीडबैक्स हमें मिलते हैं उसमें लोग ये बोलते हैं कि हमने इस तरह की डिशेस खाई हैं जो शायद हम अदरवाइज हमें पता ही नहीं थी, या फिर हम सोच ही नहीं सकते थे कि ये खाकर भी हम वेट लूज़ कर सकते हैं। मतलब इतना इंटरेस्टिंग खाना होता है हर तरह का, मतलब वो घर पे बनाएंगे उसको क्लीन तरीके से, बट हर तरह का। इनफैक्ट इस तरह की डिशेस होती हैं जैसे कबाब्स होते हैं, कटलेट्स होते हैं, और चाट होती है, मतलब आपके टेस्ट बड्स के हिसाब से सारी चीज़ें होती हैं। वही है ना, यही सीक्रेट है, यही सीक्रेट है कि उसको कैसे बना रहे हैं, इंग्रेडिएंट्स हम क्या यूज़ कर रहे हैं। तो हम अपने क्लाइंट्स को सारी चीज़ें देते हैं खाने के लिए जो उनका मन करता है। इनफैक्ट पिज़्ज़ा, पास्ता या जो भी उनकी चॉइस है वो सब चीज़ें होती हैं, पाव भाजी, एवरीथिंग इज़ देयर। बट कैसे खाना है, कितना खाना है, कब खाना है, वो पूरा साइंस है जो न्यूट्रिशनिस्ट को पता है, वही इम्पोर्टेंट है एक्चुअली। प्रॉपर मतलब टेस्ट भी और डाइट दोनों आप दे रहे हो साथ दोनों में। चीज़ें। मैम एक ना बहुत ज़्यादा मिथ देखने को मिल रहा है, बहुत सारे रील्स मैंने भी यूट्यूब पे भी देखी, इंस्टाग्राम पे भी देखी, कुछ डाइटिशियन है वो ये बता रहे हैं जो मेल्स ज़्यादा अगर सोया का इंटेक कर रहे हैं तो उनके साथ ना प्रॉब्लम आने लगती है, हार्मोन्स की प्रॉब्लम आने लगती है, उनके स्पर्म काउंट कम होने लगते हैं। क्या इज़ इट ट्रू? अगर मैं एक लाइन में बोलूँ तो नो, इट्स नॉट ट्रू, इट्स अ मिथ। हाँ, थोड़ा कंट्रोल्ड अमाउंट में खाना चाहिए मेल्स को सोय। उसका मैं रीज़न थोड़ा सा साइंस बता देती हूँ तो लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो सोय के अंदर फाइटोइस्ट्रोजन होता है, एक कंपाउंड होता है, वो जब कोई खाते हैं तो वो हमारी बॉडी में जो ईस्ट्रोजन होता है उसको मिमिक करता है। तो दैट मीन्स अगर आप बहुत ज़्यादा खाते हो तो मे बी आपके अंदर वो ईस्ट्रोजन वाले एट्रीब्यूट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स दिखने लगेंगे। अब वो मिमिक तब करता है जब आपकी बॉडी में ऑलरेडी ईस्ट्रोजन है, जो कि फीमेल्स की बॉडी में तो होता है। तो फीमेल्स में ईस्ट्रोजन होता है, उन्होंने सोय खाया, उसने उसको मिमिक करा, तो वो इस तरह से फंक्शन करेगा। हाउएवर मेल्स की बॉडी में ईस्ट्रोजन उस लेवल का नहीं होता, कम होता है, तो इसलिए वो उस तरह से रिएक्ट नहीं करेगा। हाउएवर तब भी बहुत ज़्यादा अमाउंट्स में नहीं लेना चाहिए, मॉडरेशन में लेना चाहिए, बट ऐसा कहना कि बिल्कुल ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं होगा।
मतलब लिमिट में है। हाँ, लिमिट में ले सकते हैं डेफिनेटली। और एक प्रॉब्लम और बहुत ज़्यादा है, फैटी लीवर। हाँ जी। आप कुछ लोग ये कहते हैं कि यार जो ज़्यादा ड्रिंक कर रहा है ना उससे फैटी लिवर होगा, और बट कुछ ऐसे हैं जिन्होंने आज तक ड्रिंक को हाथ नहीं लगाया उन्हें भी फैटी लिवर आ जाता है। वो टेस्ट कराने गए तो डॉक्टर ने कहा भाई फैटी लिवर है तेरा, तो डाइट पे ध्यान दे। तो फैटी लिवर क्यों हो रहा है, कौन सी डाइट हम गलत ले रहे हैं, पहला। दूसरा, अगर हो गया है फैटी लिवर तो किस डाइट से हम ठीक कर सकते हैं, क्योंकि आप ही बता सकते हो। सो फैटी लिवर जो आपने बताया है 2 टाइप का होता है, एक होता है अल्कोहलिक फैटी लिवर, दूसरा होता है NaFL, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर। और वो अल्कोहल की वजह से नहीं होता क्लियरली, वो हमारे डाइट और लाइफस्टाइल की वजह से ही होता है। तो उसको ठीक करने के लिए भी डाइट और लाइफस्टाइल को ही ठीक करना पड़ेगा। मतलब ओवरऑल अगर हम बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड जंक फूड खा रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी हमारी उतनी उस लेवल की नहीं है, तो इसीलिए आजकल नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं इन कंपैरिजन टू अल्कोहल की वजह से जिनको होता था। तो ये कहना जो हम पहले के ज़माने में कहते थे कि ज़्यादा अगर हम अल्कोहल लेंगे तो उससे हमारा लिवर पे ख़राब असर पड़ेगा, वो तो हो ही रहा है। बट जो लोग जो अल्कोहल नहीं लेते उनका भी लिवर ख़राब हो रहा है। वो हाईली प्रोसेस्ड और हाईली स्पेशली वही ट्रांस फैट और सैचुरेटेड फैट की वजह से बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो डाइट को ठीक करना, फ्रेश रॉ सब्जियां खाना और फिजिकल एक्टिविटी का बहुत बड़ा रोल है इसमें, इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक्चुअली आप देखोगे कि हमारे सारे क्वेश्चंस में ये 2 चीज़ें तो फिक्स्ड रहती हैं कि एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि अल्टीमेटली एक्सरसाइज है हर सवाल का आंसर। फिट वही रखिए, वो चाहे हम अपनी फिजिकल फिटनेस की बात करें या मेंटल हेल्थ की बात करें, दोनों में ही है। True. और किसी भी तरह की एक्सरसाइज, आई एम नॉट से एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं कि जिम जाने के जो एक्सरसाइज होती है, एक्सरसाइज का मतलब है, तभी मैं बार बार फिजिकल एक्टिविटी कह रही हूँ, मैं एक्सरसाइज नहीं कह रही हूँ। फिजिकल एक्टिविटी तो गेम खेल कर भी हो जाती है, घर में बैठकर इंडोर गेम नहीं, आउटडोर गेम खेल कर भी होती है, साइकिल चलाने से भी हो जाती है, स्विमिंग करने से भी हो जाती है, आप वॉकिंग कर लेते हो, अगर ब्रिस्क वॉक करते हो उससे भी हो जाती है, रनिंग जॉगिंग से भी हो जाती है, मगर वो बहुत ज़रूरी है। तो दिन का कम से कम 30 मिनट्स टू 1 आवर हर किसी को देना ही चाहिए। ये इम्पोर्टेंट हो गया बहुत सारा। हाँ बिल्कुल। मुझे आपसे एक चीज़ और पूछनी है, बहुत सारे लोग, लगभग सभी को ट्रैवल तो करना ही पड़ता है। जब ट्रैवल कर रहे होते हैं, मान लीजिए घर पर हैं, डाइट कॉन्शियस हैं, बिल्कुल ये ही खाना है, बाहर ट्रैवल कर रहे हैं, डाइट खराब कुछ भी खाना पड़ जाता है, फिर उसको कॉम्पनसेट करने के लिए क्या इंटेंस वर्कआउट करने की ज़रूरत पड़ सकती है? फिर उसको कॉम्पनसेट कैसे करें, अपने आप को हेल्दी कैसे रखें? नहीं, आई थिंक कॉम्पनसेट वर्ड तब आएगा अगर हम पहले ही काम बहुत ख़राब कर देंगे। अच्छा। तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि हम पहले काम इतना ज़्यादा ख़राब ही ना करें कि बाद में हमें उसको कॉम्पनसेट करना पड़े। बैलेंस मेंटेन करके चलें। अगर हम ट्रैवल कर भी रहे हैं, हर कोई हर रोज़ तो ट्रैवल नहीं कर रहा, अगर महीने 2 महीने में अगर आपको 2-3 दिन के लिए बाहर जाना पड़ भी रहा है तो आप थोड़ा बैलेंस्ड रहो। और अगर अदरवाइज आपका पूरा लाइफ स्टाइल सब कुछ अच्छा है तो 2-3 दिन से कुछ नुकसान नहीं हो जाएगा। 2-3 दिन मेक और ब्रेक नहीं करेंगे आपकी लाइफ को, इतना इनफैक्ट बॉडी को आदत होनी चाहिए। क्योंकि जब आप ट्रैवल भी कर रहे हो, अगर आप अपना हाइड्रेशन का ध्यान रख रहे हो, पानी वानी अच्छे से पी रहे हो, अच्छे तरीके से खा रहे हो, चल फिर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो 2 दिन में कुछ नुकसान नहीं होगा। तो वापस आकर अगर हम कहें कि हमें एग्रेसिव वर्कआउट करना है तो उससे फ़ायदा नहीं होगा। धीरे धीरे अगर लेट से आपका बाहर जाने की वजह से 1-2 किलो बढ़ भी गया तो वो वापस आके हफ्ते 2 हफ्ते में मेंटेन हो जाएगा। जैसे आप अपने लाइफस्टाइल पे वापस आओगे वो हो जाएगा मेंटेन। एक चीज़ और है कि जब जिम लोग जाते हैं, वर्कआउट वगैरह शुरू कर लेते हैं, तो एक चीट डाइट आ जाती है, चीट डे आ जाता है बीच में। चीट डे पे कितना चीट करना है? देखो, मुझे लगता है चीट करो ही मत अपने साथ। अच्छा। उसको अपने आप को ट्रीट करो। तो चीट डे मत कहो, क्योंकि आपको लगेगा आप कुछ गलत कर रहे हो। चीटिंग थोड़ा नेगेटिव वर्ड है ना, तो अगर आप कुछ एंजॉय करना चाहते हो तो उसको नेगेटिव फ्रेम मत करो, उसको पॉजिटिव फ्रेम करो। बोलो ट्रीट डे आज मेरा, तो मुझे ट्रीट करना है अपने आप को। आप वीक में, जैसे मैंने बताया, मेरा रूल है 1 मील मेरा बाहर से होता ही है, तो वो मेरा तरीका है खुद को ट्रीट करने का। तो आप उसको पहले से प्लान करके रखो कि हाँ इस बार मैंने, जैसे मान लो अगर आप संडे ट्रीट करते हो, संडे आज मैंने ब्रेकफास्ट में छोले भटूरे खाने हैं, इस बार प्लान करके चलो, तो आप पूरा कॉन्शियस रहोगे, संडे का वेट करोगे, जब संडे आएगा आप छोले भटूरे खाओगे, आप उसको इंजॉय करोगे, उसमें इंडल्ज करो, रिग्रेट मत करो। लोगों को ना ये प्रॉब्लम होती है कि खाएंगे भी और कोसेंगे भी, साथ साथ खा रहे हैं, ओहो अब तो मैं मोटी हो जाऊंगी, अब तो मेरा फैट बढ़ गया। अरे अब तो फिर बढ़ जाएगा फैट, ऐसे करके हम करेंगे। तो उसको नेगेटिव एनर्जी मत दो, उसको पॉजिटिव एनर्जी के साथ ही खाओ।
कि ओ यस आई एम एंजॉइंग, आज मैं छोले भटूरे एंजॉय कर रही हूँ, आज मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, इट्स सो टेस्टी। उसको एंजॉय करो, तभी आप उसको माइंडफुल होके खा पाओगे और उसको ज़्यादा अच्छे से एंजॉय भी करोगे। ओके। मैम पहले ना लड़कों में होता था कि यार बॉडी बनानी है, ठीक है, आज की डेट में लड़कियों में भी ये क्रेज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है कि मुझे भी बॉडी बनानी है। पहले लड़कियां जो करती थी योगा वगैरह करना, नॉर्मल रनिंग वगैरह, बट अब जब से वो जिम करने लगी है ना, कुछ वो लड़कियां जिन्हें बॉडी बिल्डिंग करनी है, वेट लिफ्टिंग करनी है, तो वो स्टेरॉइड पे जाती हैं, स्टेरॉइड लेती हैं, प्रॉपर लड़कियां भी ले रही हैं। तो लड़कियों के लिए कितना हार्मफुल है स्टेरॉइड लेना, क्या उन्हें बंद कर देना चाहिए? अच्छा, लड़कियां भी स्टेरॉइड्स ले रही हैं आजकल? बहुत ये ज़्यादा मुझे- एक्चुअल में बहुत है। मेरी खुद अपनी फ्रेंड्स हैं जो बॉडी बिल्डिंग कर रही हैं, वो स्टेरॉइड लगातार ले रही हैं क्योंकि उसके बिना बॉडी नहीं बन सकती प्रॉपर। तो इसमें एक ही लाइन में बहुत सारे बहुत सारे मिथ्स थे। पहली बात, स्टेरॉइड्स सिर्फ लड़कियों को नहीं, किसी को भी नहीं लेना चाहिए, लड़कों को भी नहीं लेना। स्टेरॉइड्स तो खराब है ही है, मतलब उसको तो किसी को भी नहीं लेना चाहिए। और दूसरी बात, सिर्फ स्टेरॉइड से बॉडी बनती है ये सच नहीं है। स्टेरॉइड से वो टेम्परेरी पंप आ जाएगा, वो टेम्परेरी कट्स दिखेंगे, मगर वो हेल्दी नहीं है। अल्टीमेटली वो सस्टेन नहीं करेगा, आपकी बॉडी गंदा क्रैश करेगी उसके बाद। तो वो किसी के लिए भी सही नहीं है, किसी को भी नहीं लेना चाहिए। और अगर आप बेसिकली प्रोटीन रिच डाइट लोगे और अच्छा एक्सरसाइज करोगे तो आपकी जो भी आपका गोल है वो आपको पूरा होगा ही होगा। वैसे मुझे ये जान के बहुत खुशी हुई कि हाँ, मतलब लड़कियां भी बॉडी बिल्ड करना चाह रही हैं, मतलब मसल्स बिल्ड करना चाह रही हैं। अब कुछ लड़कियों को लगता है कि शायद प्रोटीन लेने से हम एकदम मैनली हो जाएंगे, मैस्कुलिन हो जाएंगे। वैसा नहीं है, आपकी बॉडी में वो प्रोजेस्टेरॉन, वो हार्मोन्स ही नहीं है कि आप वैसा हो जाओ। बस आपकी मसल्स डिफाइन हो जाएंगी, विच इज़ गुड फॉर यू, यू विल बी मोर स्ट्रॉन्ग। तो आप अच्छी डाइट लो, प्रोटीन का इंटेक बहुत अच्छा रखो, अच्छे से वर्कआउट करो, यू विल गेट दैट बॉडी। स्टेरॉइड्स पे जाने की जरूरत है। और वर्कआउट करने के लिए ना बहुत से लोगों की एक्सक्यूज़ ये आ जाती है कि यार मेरे पास सुबह टाइम नहीं मिलता। बहुत से लोग कहते हैं यार शाम को नहीं मिलता, तो मैं सुबह जा रहा हूँ, कोई शाम को जा रहा है। तो एक्चुअल में सबसे अच्छा टाइम कौन सा है वर्कआउट करने के लिए, सुबह या शाम? सबसे अच्छा टाइम वो है जो आपको सूट करे, क्योंकि अगर मैं कहूँ सुबह सबसे अच्छा टाइम है और आपके पास सुबह टाइम ही नहीं है तो आप जाओगे ही नहीं। बिल्कुल। तो उससे तो अच्छा है कि शाम को कर लो। तो वो टाइम अच्छा है जो आपके लिए अच्छा है, जो आपको सूट करता है, जो आपके लाइफस्टाइल को सूट करता है। अब किसी की मॉर्निंग शिफ्ट है, हाँ। उसने सुबह 6 बजे ऑफिस में पहुंचना है, वो नहीं कर सकता 4 बजे उठ के वर्कआउट, दैट्स फाइन। आप शाम को 5 बजे फ्री हो रहे हो, उसके बाद फ्रेशन अप हो, वर्कआउट करो, दैट्स गुड टाइम फॉर यू। अगर किसी के पास सुबह टाइम है तो आप सुबह जाके करो। हाँ, आइडियली अगर मैं बायो क्लॉक के हिसाब से बोलूँ तो मॉर्निंग बायो क्लॉक के हिसाब से अच्छा टाइम है। बायो क्लॉक मतलब कि जो हमारी बॉडी, जो बायोलॉजी चलती है सन के साथ साथ, क्योंकि तब हमारी बॉडी हमें सपोर्ट करती है, हमारे हार्मोन्स हमें सपोर्ट करते हैं। रात को जैसे जैसे सन ढलता है, सनसेट होता है, वैसे वैसे कॉर्टिसोल्स रिलीज होने लगते हैं, स्लीप हार्मोन्स रिलीज होते हैं, हम सोते हैं। उस टाइम पे हम अपनी बॉडी को पंप अप कर लें तो वो थोड़ा एंटी हो जाता है। बट एट द सेम टाइम हमें लाइफस्टाइल को भी तो समझना चाहिए ना। अब किसी के लिए पॉसिबल नहीं है अगर, तो वो कैसे करेगा? सो आपको जो सूट करता है, मतलब मेरा अपना ये पर्सनल ओपिनियन है कि आपको जो सूट करता है आप उस टाइम पे वर्कआउट करो। पर करो करना जरूरी है, पहले करो तो सही। जब लगे अब मैं रोज कर रहा हूँ और मेरे पास दोनों ऑप्शंस हैं, सुबह भी शाम को भी, तो फिर सुबह चले जाओ। ओके। अच्छा, जब वर्कआउट की बात आती है ना तो बहुत सारे लोग ड्यूरिंग द वर्कआउट BCAA लेते हैं फॉर एनर्जी, और क्रेटिन की भी बात आती है। तो ये दोनों जो सप्लीमेंट्स हैं, इनको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ये भी बताइए। इनको लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके जो भी फिटनेस गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए आपको जो BCAA विच इज़ ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स बहुत इसेंशियल होते हैं बॉडी के लिए, बिल्डिंग के लिए, मसल बिल्डिंग के लिए, रिपेयर के लिए, तो वो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं हमारी वर्कआउट के दौरान। और क्रेटिन में भी यही है कि आपको हेल्प करता है, बट हर किसी को सूट नहीं करता। कुछ लोगों को एलर्जीज़ हो जाती हैं, एक्नेज हो जाते हैं, या हार्मोनल इश्यूज़ हो जाते हैं। तो अगर आपको सूट नहीं करता तो आप उसको मत करो, ट्राई करके देखो। अगर आपको वो चीज़ वर्क कर रही है, आप पे सूट कर रही है, तो आप करो। अगर नहीं कर रही तो उसको ज़बरदस्ती लेने की कोई नीड नहीं है। हाई प्रोटीन के लिए एग वाइट ही क्यों इंपॉर्टेंट है? होल एग खाने के लिए क्यों मना कर दिया जाता है? बहुत से डाइटिशियन कहते हैं पूरा एग नहीं खाना, आपको येलो पोर्शन हटा देना, यॉक नहीं लेना, उसके अंदर बैड फैट है भैया, खाओगे तो मोटे हो जाओगे, प्रोटीन नहीं मिलेगा। कौन है ये? इनका मुझे नंबर दो। क्योंकि जिम वाले जितने अधिकतर है ना, उनका यही कहना है कि आपको वाइट एग खाना है सिर्फ। एग योक में हेल्दी फैट होते हैं, बैड फैट नहीं होता। और हम तो फेंकते आ रहे हैं अभी तक। वो सिर्फ इसलिए कुछ लोग उसको अवॉइड करते हैं क्योंकि उसमें फैट कंटेंट ज़्यादा होता है। ऑल्दो वो हेल्दी फैट होता है, वो बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, बट क्योंकि उसके अंदर फैट कंटेंट ज़्यादा होता है और कैलोरीज ज़्यादा होती हैं, तो कैलोरीज को रिड्यूस करने के लिए
योक निकाल देते हैं और सिर्फ वाइट पे फोकस करते हैं। हाउएवर हम नुकसान कर रहे हैं, हम प्रोटीन को फेंक रहे हैं, हेल्दी फैट्स को फेंक रहे हैं, वो नहीं करना चाहिए। अब आप सोचो ना, आप एग खाते वक्त योक निकाल के फेंक दो और उसके बाद एक पैकेट चिप्स खा लो, तो ये कहाँ की समझदारी है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर आपको अपनी कैलोरीज को मेंटेन करना है, लेस कैलोरीज लेनी है, तो मैं जैसे पर्सनली अपना मैं बता सकती हूँ मैं क्या करती हूँ। अगर मैं लेट्स से 3 एग्स ले रही हूँ तो मैं मे बी 2 होल एग्स ले लूँगी, एक सिर्फ वाइट ले लूँगी, ताकि गुडनेस भी मिल जाए और कैलोरीज भी बहुत ज़्यादा बियॉन्ड ना हो। तो वो डिपेंड करेगा आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है। अगर आपकी बॉडी को ज़्यादा फैट, ज़्यादा कैलोरीज की नीड है तो आप पूरा होल एग खाओ, उससे ज़्यादा न्यूट्रिशियस कुछ नहीं हो सकता। मैम, हेयर फॉल को लेकर बात कर लेते हैं थोड़ा सा। हेयर फॉल को लेकर भी ना प्रॉब्लम लगातार बढ़ती जा रही है। पहले लगता था कि यार सिर्फ लड़कियों को ये प्रॉब्लम हो रही है, बट अब लड़कों को भी हो रही है। कम एज में गंजे होने शुरू हो जा रहे हैं, बाल उड़ने लगातार शुरू हो जाते हैं। तो हेयर फॉल क्यों हो रहा है? लड़कों में भी बहुत ज़्यादा, लड़कियों में भी हो रहा है। इसको हम कैसे रोक सकते हैं? क्या कोई ऐसी टिप्स आप देना चाहें इसके लिए? पहले एक्चुअली जो आपने बोला कि सिर्फ लड़कियों में होता था, क्योंकि पहले हेयर फॉल का रीज़न जनरली हार्मोनल होता था, और क्योंकि लड़कियों की लाइफ में हार्मोनल चेंजेस कई बार आते हैं, तो वो प्रेगनेंसी के वक्त हेयर फॉल हुआ, तो वो सब चीज़ें होती थी। बट अब मेल्स में भी हो रहा है, फीमेल्स में भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया। उसका मेन रीज़न हमारा लाइफस्टाइल है। और इसमें भी मैं अगर बहुत स्पेसिफिकली बोलूँ तो जो ये बढ़ती हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, ये हमारे स्ट्रेस और एंजाइटी की वजह से है। आप देखोगे तो हर रोज़ हमारा स्ट्रेस जो है वो बढ़ते जा रहा है, और उसके हिसाब से हमारी जो नींद है वो कम हो रही है। बिल्कुल। पहले 7-8 घंटे सोना नॉर्मल होता था। आपको याद होगा, हम अपने बचपन में आफ्टरनून नैप्स भी लेते थे। बिल्कुल। स्कूल से आके 1 घंटा कब सो जाते थे पता नहीं चलता था। रात को भी 10 बजे सोना एक नॉर्मल होता था घरों में। हाँ। बट अब 12, 1, 2 नॉर्मल हो गया वो है। नॉर्मल है। और सुबह तो उठना ही है क्योंकि काम पे जाना है, वहाँ पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। Yes. तो स्लीप कम हो गई है, और स्ट्रेस, एंजाइटी, वर्कलोड, ये सब चीज़ें बढ़ गई हैं। तो ये मेन रीज़न है हेयर फॉल का भी। इसके अलावा अगर मैं एक्सटर्नल फैक्टर्स, ये तो इंटरनल फैक्टर हो गया ना जो मेरे कंट्रोल में है, एक्सटर्नल फैक्टर की बात करूँ तो उसमें भी प्रॉब्लम है। पॉल्यूशन, डस्ट, पानी में जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो सब इतने बढ़ गए हैं कि हम उसी पानी से सर धो रहे हैं, तो ऑफ कोर्स वो हेयर फॉल को लीड करेगा ही करेगा। अर्लियर इट यूज्ड टू बी बेटर, एनवायरनमेंट क्लीनर था, सब चीज़ें थी। अब वो भी चीज़ें जो हैं वो ख़राब ही हो रही है, डिप्लीट हो रही हैं दिन बाय दिन, डे बाय डे। तो इसलिए भी वो भी एक रीज़न है हेयर फॉल का। थर्ड, हमारी डाइट, हमारा लाइफस्टाइल, वो सब चीज़ों की वजह से भी हेयर फॉल है। अब हम प्रोसेस्ड बहुत ज़्यादा खाते हैं। पहले बचपन में याद करो कि कितनी बार, तब तो जोमेटो स्विगीज थे ही नहीं, कितनी बार बाहर से खाना आता था वर्सेस नाउ। अब कितना ज़्यादा हमारा पैकेज्ड फूड कंजम्पशन, प्रोसेस्ड फूड कंजम्पशन कितना बढ़ गया। तो इतने जो ड्रास्टिक चेंजेस आए हमारी लाइफ में, तो हेयर फॉल उसी की वजह से ही है। तो इसको रोकने के लिए हम क्या क्या खा सकते हैं? हेल्दी डाइट क्या है? हेल्दी डाइट में मेन ओवरऑल डाइट पे प्रोटीन को अच्छा करना होगा। ओमेगा 3 बालों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी जो वाइटामिन रिच फूड्स जो होते हैं, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह हो गए, न्यूट्रिशियस मील्स, फ्रेश फूड्स खाएं, होल ग्रेन्स खाएं। ये सारी चीज़ें जो अल्टीमेटली हमारे स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए अच्छी है। सप्लीमेंट्स भी आते हैं, या फिर हम बायोटिन जैसे ले सकते हैं नेचुरल फूड्स के थ्रू या सप्लीमेंट्स के थ्रू। बट हेल्दी डाइट कैन ओनली हेल्प। एंड प्लस इसके साथ आई वुड से हाइजीन भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। बालों का हाइजीन, और क्योंकि जैसे अगर हम लेट्स से वर्कआउट करके आए हैं, स्वेटिंग होती है बहुत ज़्यादा, तो उसके बाद प्रॉपर हम रेगुलर अपने बालों को क्लीन रखें, सो दैट विल ऑल्सो प्रिवेंट हेयर फॉल। एक ना लड़कियों को ये बहुत ज़्यादा होता है, विमेंस में बहुत ज़्यादा, अब ये कन्फ्यूज़न ही है, इसलिए आपसे पूछ रही हूँ कि ड्यूरिंग द पीरियड्स वर्कआउट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या उस टाइम हमें रेस्ट करना चाहिए, क्या करें? हर लड़की की बॉडी अलग होती है। तो कुछ लड़कियां हैं जो अपने फर्स्ट डे पे भी फुल एक्सरसाइज कर रही होती हैं, या उनको कभी पेन ही नहीं होता, क्रैम्प्स ही नहीं होते, नॉर्मल होता है। कई लड़कियों के इतना बुरा हाल होता है कि वो बेड से भी नहीं उठ सकती। तो इन दोनों टाइप्स के लिए एक आंसर तो नहीं होगा। डिपेंड करता है आपकी बॉडी आपको कितना अलाउ करती है। ठीक है। अगर आपको कुछ नहीं होता, अगर आपके साइकिल्स एकदम नॉर्मल है, आपको पेन फ्री पीरियड्स होते हैं, तो आप जाओ, आप एक्सरसाइज करो। बट एक्सरसाइजेज में बस थोड़ा 1-2 चीज़ों का ध्यान रखना है कि इन्वर्जन्स नहीं करने, जैसे हेड स्टैंड वगैरह होता है, वो सब चीज़ें नहीं करनी, बट आप एक्सरसाइज करो। अगर आप वर्कआउट नहीं कर सकते तो आप जेंटल योगा कर सकते हो। इनफैक्ट कुछ योगा आसन्स हैं जो पीरियड्स में बहुत हेल्प करते हैं, क्रैम्प्स में बहुत हेल्प करते हैं, पेल्विक एक्सरसाइजेज होती हैं, बटरफ्लाई पोज, ये सब बहुत अच्छा करता है, ब्लड फ्लो को रिलीज़ करता है।
और कुछ लोगों के लिए जो योगा भी नहीं कर सकते, जो बेड से उठ ही नहीं पा रहे हैं, उनके लिए मेरे सिर्फ ये सजेशन होगी कि आप चाहे बेड पे अपने काउच पे कंफर्टेबल होके जस्ट डू समथिंग सो दैट आपकी बॉडी ना स्टेगनेंट ना हो, ओके क्योंकि वो आपके क्रैम्प्स को और बढ़ाएगा, खराब करेगा। ठीक है। तो स्ट्रेचिंग कर ली बैठे बैठे या एक जगह पे खड़े होकर, सिंपल स्ट्रेचेस कर लिए, और कुछ नहीं तो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर ली, उससे भी आपका जो फिजिकली मेंटली बहुत हेल्प मिलेगी। मैम मेरा लास्ट क्वेश्चन है इस पॉडकास्ट में आपसे, जी आंखों के नीचे डार्क सर्कल बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, हाँ, नींद इनको कैसे ठीक नींद कर की सकते वजह से, क्योंकि नींद हम पूरी नहीं ले रहे हैं। सिर्फ एक नींद ही वजह है? मेजर कॉज मैं यही Okay. बता रही हूँ, बाकी ऑफ कोर्स डाइट है, सब चीज़ें हैं, बट मेजर जो, क्योंकि अभी वो पफिनेस, डार्क सर्कल्स के जो रीजंस बढ़ रहे हैं, वो हमारी नींद पूरी नहीं हो रही है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, तो मेन रीज़न यही है। ओके, बाकी लाइफस्टाइल, डाइट तो वो है ही। इम्पोर्टेंट है। ओके तो अब इस पॉडकास्ट का वक्त तो चला है एंड करने का, लेकिन जब हम एंड कर रहे हैं तो एक रैपिड फायर छोटा सा हम आपसे करेंगे। आप बताइएगा कि चीज़ें हेल्दी हैं या नहीं हैं, और 2 मैं आपको ऑप्शंस दूंगी, उनमें से बेटर कौन सा है वो आप बताओ। ओके, ब्रिंग इट ऑन। ओके सो लेट्स स्टार्ट। प्रोटीन पाउडर और सत्तू? सत्तू। आई एम वाओ का। आई एम बाबा। रेगुलर कॉफ़ी और ब्लैक कॉफ़ी? एक सेकंड, क्योंकि लोग गलत ना समझ लें, हम मजाक में ना उसको छोड़ाएं। प्रोटीन और पाउडर और सत्तू आपस में उनका कोई कंपैरिजन नहीं है। Okay. प्रोटीन पाउडर का रोल अलग है, उसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वो नाम ही प्रोटीन पाउडर है, इट्स अ सप्लीमेंट। Okay. हाउएवर सत्तू इज़ एक होलसम चीज़ मैं बोलूँगी उसके अंदर, क्योंकि वो चने का, रॉ चने का पाउडर होता है, तो उसके अंदर ऑफकोर्स प्रोटीन पाउडर जितना नहीं होगा, बट उसमें भी प्रोटीन होता है, फाइबर होता है, बहुत से वाइटामिन होते हैं, बहुत हेल्दी होता है, वो नेचुरल होता है, उसमें कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं होते, कोई स्वीटनर्स नहीं होते, तो इन सब रीजंस की वजह से उसका अपना अलग रोल है और प्रोटीन पाउडर्स का अलग रोल है। लेकिन अगर एक हेल्दी ऑप्शन में जाना चाहें, सप्लीमेंट जो नहीं लेना चाहे, वो सत्तू? हाँ, जो नहीं लेना चाहते हैं उनके लिए सत्तू बेस्ट है। ओके रेगुलर कॉफ़ी और ब्लैक कॉफ़ी? अगेन इसमें ये दोनों अलग चीज़ें हैं। अगर ब्लैक कॉफ़ी, अगर मैं कैलोरीज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो ब्लैक कॉफ़ी में 2 कैलोरीज होती हैं, मतलब ना के बराबर कैलोरीज हैं। फ़ायदे सारे हैं कॉफ़ी के। और जो रेगुलर कॉफ़ी है उसके अंदर मिल्क है, तो ऑफ कोर्स उसकी कैलोरी बढ़ गई, उसके अंदर थोड़े से विटामिन्स भी ऐड हो गए मिल्क की वजह से, बट वो बहुत हैवी हो गई। ओके इजी, थोड़ा डाइजेशन के लिए ज़्यादा हर कोई डाइजेस्ट नहीं कर पाता। थर्ड, अगर उसके अंदर चीनी भी डाल रहे हैं अगला यही था। तो फिर वो और ज़्यादा कैलोरीज हो गई। तो आई वुड से कैलोरीज के पैरामीटर पे देखूँ तो चीनी वाली, दूध वाली कॉफ़ी वर्स्ट होगी, दूध वाली कॉफ़ी बेटर होगी, ब्लैक कॉफ़ी बेस्ट होगी। ओके हाउएवर पर्सनल चॉइस है, अगर किसी को ब्लैक कॉफ़ी नहीं पी जाती तो आप थोड़ा मिनिमल दूध डाल के आप कॉफ़ी ले सकते हो, दैट्स फाइन। ओके ब्राउन ब्रेड, वाइट ब्रेड? ब्राउन ब्रेड एनी डे। रोटी और राइस? बोथ। बोथ? Yeah. ओके फास्ट फूड और होममेड फूड? अगेन बोथ। अच्छा You know, homemade food most of the times, fast food sometimes, it's okay। क्यों, मतलब टैग क्यों करना कि बुरा ही है? अच्छा होता है, बाहर जाके पिज्ज़ा खाओ ना, इट्स गुड, बट कितना खा रहे हो? मतलब हफ्ते में एक बार जाकर अगर आप थोड़ा सा खा रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके बट मोस्टली होममेड फूड। ओके सो थैंक यू सो मच गुंजन, आप यहाँ आए, आपने बहुत वैल्यूएबल टाइम निकाला हम लोगों के लिए, और साथ ही साथ हेल्थ से रिलेटेड इतनी सारी मिथ्स को बस्ट किया, बहुत सारी नॉलेज भी शेयर की। थैंक यू सो मच। इट्स कम्प्लीटली अ प्लेजर, थैंक यू सो मच। आप दोनों इतने अमेजिंग होस्ट हो कि बहुत मज़ा आया आप दोनों से बात थैंक यू सो करके। मच। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों आज के इस पॉडकास्ट में तो इतना ही। गुंजन जी को आपके लिए हम लेकर आए, बहुत सारे मिथ्स के बारे में भी बात कर ली और बहुत सारे ऐसे फैक्टर के बारे में भी जाना जो शायद हमें पता होते हैं लेकिन इतना हम ध्यान नहीं देते। तो उम्मीद करती हूँ पॉडकास्ट आपको पसंद आया होगा, बहुत सारी चीज़ें आपको पता चली होंगी। कोई और डिटेल्स आप चाहते हैं, कोई और सवाल आपका है, कमेंट सेक्शन में हमें बता दीजिएगा, और अगर गुंजन जी से जुड़ना चाहते हैं तो उनकी डिटेल्स हम आपको दे देंगे, आप उनसे कनेक्ट भी कर सकते हैं। इसी के साथ इस पॉडकास्ट में तो इतना ही। अगले पॉडकास्ट में फिर हाजिर होंगे एक और बढ़िया से गेस्ट के साथ, बढ़िया से पॉडकास्ट में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।